अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। पिछले 2 साल पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ही मुश्किल साल थे और बहरान तो हमने माजी में भी देखे, लेकिन पिछले 2 सालों में यह खदशा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। लेकिन फिर पिछले 5 महीने में हमने देखा है कि कुछ मुस्बत खबरें आई हैं और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस पर कुछ हद तक बेहतरी आई है। एक इस्तेकाम की तरफ जाता हुआ मुल्क नज़र आ रहा है, क्योंकि जो महंगाई सबसे बड़ा मसला था आवाम का, उसमें हमने कमी देखी है। जो महंगाई की शरह 33% तक पहुंच चुकी थी, अब तकरीबन 6.9% तक आ चुकी है, यानी कि महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें कमी देखी जा रही है। और इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद है वो भी कम करना शुरू कर दी है, जिसके मईशत पे मुस्बत असरात आने के इम्कानात हैं। और इसी दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान का IMF के साथ 3 साल का मुआहदा हो चुका है, जिसके तहत पाकिस्तान को $7 बिलियन मिलेंगे। लेकिन इससे अहम बात यह कि इस IMF के टर्म के दौरान पाकिस्तान को अहम इस्लाहात करनी है, माशी इस्लाहात करनी है, जिस पे इसी प्लेटफॉर्म पे टैक्स इस्लाहात पे बहुत बात हो चुकी है, अखराजात कैसे कम करने हैं उस पर बात हो चुकी है। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात लेकर आए, क्योंकि इसके बगैर मुल्क का आगे बढ़ना नामुमकिन है। और पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है उसमें जनरेशन, यानी कि कितनी बिजली हम पैदा करते हैं, वो दिहाइयों का एक मसला है कि जितनी डिमांड होती थी उससे कम बिजली पैदा की जाती थी। इस वजह से नए बिजली घर लगना शुरू हुए 90 की दिहाई से और आज तक लगते आ रहे हैं। और इस दौरान एक इशू जो आया, जो कि तकरीबन 20 साल पुराना है, वो सर्कुलर डेट का है, जो कि 2600 अरब रुपए हो चुका है। वो इशू अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो महंगी बिजली है वो एक आम आदमी के लिए, वो इंडस्ट्री के लिए, वो कमर्शियल यूज़र के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बिजली अब अफोर्डेबल नहीं रही है। लोग ये सोचते हैं कि घर का किराया दें या बिजली के बिल अदा करें, इसलिए जो महंगी बिजली है वो इस वक्त सार्फिन के लिए सबसे बड़ा मसला है। और इस महंगी बिजली में कहा जाता है कि जो कैपेसिटी पेमेंट है, यानी कि वो अदायगियाँ जो आप बिजली घरों को करते हैं, चाहे उनसे बिजली खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, क्योंकि उनके मुआहदे जो हैं वो टेक और पे हुए हुए, यानी कि अगर आप उनसे बिजली नहीं भी खरीदेंगे तब भी एक फिक्स्ड रकम जो है उन बिजली घरों को आपने देनी है, चाहे वो बिजली पैदा करें या ना करें, चाहे वो बिजली फरोख्त करें या ना करें। अब ये जो कंपोनेंट है कैपेसिटी पेमेंट का, ये आपके बिल का तकरीबन 60% बनता है। यानी कि अगर 35 रुपये एक एवरेज टैरिफ है तो 18 से 19 रुपये जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए जाते हैं। और इस वक्त हुकूमत ये समझती है कि इस कैपेसिटी पेमेंट को कम करके हम आवाम को एक बड़ा रिलीफ दे सकते हैं। और इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने IPPs के साथ, जो बिजली बनाते हैं, उनके साथ निगोसिएशंस भी शुरू कर दी हैं। तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इस बात पर सबका कंसेंसस है कि पाकिस्तान दुनिया भर में और इस रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बना रहा है। तो इस प्रोग्राम में हम इस पर तफसीलन बात करेंगे कि कैसे जो कैपेसिटी पेमेंट है उसका इशू रिजॉल्व किया जा सकता है और उसके ज़रिए आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। आज हमारे साथ एक पैनल जो मौजूद है उसमें प्रोफेशनल्स भी है, उसमें इकोनॉमिस्ट भी है और हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। हमारे साथ कामरान कमाल साहब हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हपको के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ रोहिल मोहम्मद साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लकी इलेक्ट्रिक पावर। हमारे साथ आसिफ इनाम साहब हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के और साबिक एप्टमा चेयरमैन भी हैं। हमें अमार हबीब खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन करने के लिए। और वाया लिंक हमें ज्वाइन करेंगे फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर सरदार अवैस लगारी साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर केयर टेकर मिनिस्टर गौहर एजाज साहब। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अवैस लगारी साहब, मैं चाहूँगा कि डिस्कशन का आगाज़ आपसे करें, क्योंकि महंगी बिजली एक बड़ा मसला है और अब हुकूमत जो है वो IPPs के साथ नेगोशिएट कर रही है, क्योंकि हुकूमत का मानना है कि कैपेसिटी पेमेंट को कम करके हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। तो ज़रा बताइएगा इस वक्त जो नेगोशिएशंस हैं IPPs के साथ वो कहाँ तक पहुँची हैं और कितना बड़ा बेनिफिट सार्फिन को मिल सकता है अगर कैपेसिटी पेमेंट में कमी आती है तो। बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने का, और जियो की मेहरबानी जो उन्होंने एक ग्रेट डिबेट का इनेकाद किया और सब एक्सपर्ट्स को एक ही जगह पे इकट्ठे किया। मैं तो खैर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने में जो हमने सारी पूरी सेक्टर की स्टॉक टेकिंग की है, और ख़ास तौर पे पहले 1 महीने 2 के अंदर हमने आइडेंटिफाई किए थे की इश्यूज़ जो कि हमारे तीनों इस सेक्टर के सब सेक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिसी मेकिंग का भी एक और पूरा एक चैप्टर है जो उसको हम अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जो 3 बेसिक इश्यूज़ हैं वो जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो नेशनल ट्रांसमिशन है, उन 3 बेसिक सब सेक्टर्स के अंदर आप इनके इश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जनरेशन की कॉस्ट अनयूजुअली हाई है,
पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन सेक्टर के अंदर, नेशनल ट्रांसमिशन के अंदर सीरियस कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कि जहाँ सस्ती जनरेशन हो भी सही अवेलेबल, उसको वो डिस्पैच करके कंज्यूमर्स तक पहुँचाने की सकत नहीं रखती। और फिर पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर इस किस्म के थेफ्ट और लाइन लॉसेस और इनएफिशिएंसीज हैं रिकवरीज के अंदर, जो कि नेशनल एक्सचेकर के ऊपर सालाना 500 से 600 अरब रुपए का बोझ डालती है। तो जो आईपीपीज का इशू है वो एक जनरेशन सेक्टर के अंदर डील करता है कि आप कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो आप ख़रीदते हैं वो आपकी किस कीमत के ऊपर दी जाती है और ख़रीदी जाती है। उसके अंदर भी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है, जनरेशन जो है, उसके भी दो मेजर हिस्से हैं। एक हिस्सा है उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट की सूरत में है, जिसको आप कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं जी, जो कि ट्रांसलेट होती है, जिसके मज़ीद हिस्से हैं। उसके अंदर इंटरेस्ट रेट है, उसके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसके अंदर जो पाकिस्तान का रुपए की कदर है वो है, उसके अंदर ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट हैं। तो ये तमाम चीज़ें ट्रांसलेट करती हैं कैपेसिटी पेमेंट्स में। दूसरा आपकी फ्यूल कॉस्ट होती है, और फ्यूल कॉस्ट पाकिस्तान की वो इतनी ज़्यादा इनएफिशिएंट नहीं है, बेहतरी ज़रूर आ सकती है लेकिन वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर है, जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और उन्हीं कैपेसिटी पेमेंट्स को जब आप एड्रेस करते हैं तो आपको बेहतर हार्वेस्ट कर सकते हैं कुछ एडवांटेजेस और एफिशिएंसीज जो पाकिस्तान के कंज्यूमर के टैरिफ को बेहतर कर सकती हैं। तो उन कैपेसिटी पेमेंट्स को एड्रेस करने के लिए जितने भी जनरेशन के प्लांट्स हैं, चाहे वो हुकूमत ओन करती है या प्राइवेट सेक्टर ओन करती है, उन सब के साथ हमने इस वक्त, और चाहे वो चाइनीज़ सीपैक के प्रोग्राम के ज़रिए आए हों, 1994 के ज़रिए आए हों, 2002 के हों, 2006 के हों, 2016 के हों, जितने भी प्लांट्स की कैटेगरीज़ हैं उन सब को मुख्तलिफ़ तरीके से डील करके हम समझते हैं एक बेहतर रैशनल प्राइस के ऊपर हम आ सकते हैं। इसीलिए हमने तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की एंटिटीज़ के साथ इंगेज किया है, चाइनीज़ के साथ मुख्तलिफ इंगेजमेंट की है, और आईपीपीज़ को जो ज़्यादा आप लोग बातचीत सुनते हैं वो इसका एक हिस्सा है। सो ओवरऑल जनरेशन लैंडस्केप के अंदर आप इन तमाम चीज़ों को इस वक्त डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि अगले चंद महीनों के अंदर हमारी कीमतों के अंदर कुछ बेहतरी आएगी और उसका ज़रूर असर लोगों तक पहुंचेगा। सही है। अच्छा अवैध साहब, इसमें एक सवाल अहम ये है और नाजरीन के लिए भी बता दें कि जब हम कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट अगले साल हमें 2000 अरब की करनी है, तो इसका मतलब ये है कि जो बिल पे किया जाता है उसमें तकरीबन 55 से 60% पेमेंट जो करते हैं वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में है। बाकी आपने दूसरे कॉस्ट भी गिनाए जिसमें एनर्जी कॉस्ट भी है। अब आपने एक प्रोग्राम में ये कहा था उससे ज़रा ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, ज़रा 60% से ज़्यादा आप कह रहे हैं? तकरीबन कोई 18.5 to 19 रुपीज़ पर यूनिट जो आपका कॉस्ट है, 35 रुपीज़ पूल की कॉस्ट है, उसमें से तकरीबन कोई 19 रुपए के करीब इसका हिस्सा है। 34-35 रुपए की जो कॉस्ट है उसमें से 18.5-19 रुपए जो है कैपेसिटी पेमेंट है। अब आपने ये कहा था कि 100 अरब रुपए अगर हम कम करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आता है पर यूनिट वो 1 रुपए का आता है। तो ज़रा बताइएगा कि अभी जो हम बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि बिजली की कीमत कम होगी, तो कितने 100 अरब रुपए हम कम कर सकेंगे और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट पर आएगा? शहजाद साहब, ये 1 रुपए का जो पर यूनिट कमी है 100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट कम होने की, ये भी इस मफरूज़े के ऊपर बुनियाद है इसकी। अगर आप 100 अरब यूनिट पूरा पाकिस्तान खर्च करे जी, बदकिस्मती से कीमतें ज़्यादा होने की वजह से हमने ख़ास तौर के ऊपर इस अगस्त के अंदर, अगर आप पिछले अगस्त से कंपेयर करें तो जो सबसे अच्छा हमारा कंज्यूमर है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनकी तकरीबन कोई 18 से 19% डिमांड के अंदर कमी आई है। तो अगर आप 100 अरब यूनिट से कम इस्तेमाल करेंगे, पूरा पूल करा होगा, तो एक तो कैपेसिटी पेमेंट भी 19 रुपए से ज़्यादा बढ़ेगी, और न सिर्फ वो ज़्यादा बढ़ेगी बल्कि उसका जो इम्पैक्ट है वो भी 100 अरब रुपए का उससे ज़्यादा होगा। तो ये कुछ वेरिएशन है, लेकिन हाँ, अगर आप अज्यूम करें कि 100 अरब है तो 100 अरब की कमी की वजह से 1 रुपए का होगा। एक और शहजाद भाई, मैं माफ़ करें, ये ज़रूरी है समझाना आपकी ऑडियंस को भी और अपने एक्सपर्ट्स के सामने भी। एक
डिस्कशन के लिए पॉइंट रखना ज़रूरी है कि देखिए पाकिस्तान के पावर सेक्टर के अंदर कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है जो कम करने से आपको 10 से 15 रुपए का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ट्रांसमिशन के अंदर एफिशिएंसी है, तो 1.5 रुपए यूनिट का इफेक्ट ले आएगी। आपकी जनरेशन कॉस्ट है वो तकरीबन कोई 2.5 से 3 से 3.5 रुपए का इम्पैक्ट ले आएगी। चाइनीज़ के साथ रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट है, वो आपको 3, 3.5, पौने 4 का इम्पैक्ट। तो ओवरऑल आप कह रहे हैं कि 14 से 15 रुपए है वो आपका 2 रुपए का। अगर सेल्स टैक्स कम करेंगे, अगर आप टैक्सेस की मद में कमी करेंगे, तो ये तमाम कोई 6-7 किस्म के जी मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं। ठीक है, मैं हार्वेस्ट करना होगा पाकिस्तान को इंटरनेशनली कंपेटिटिव एनर्जी देने के लिए। अभी साहब मैं आपकी तरफ दोबारा भी आता हूं, गौर एजाज साहब की तरफ चलते हैं। गौर एजाज साहब, क्योंकि आप एक अरसे से बात कर रहे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है, और ज्यादा है ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि एक डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए भी, और आप भी इन्हीं लाइंस में बात करते रहे। मेरे प्रोग्राम में आपने कहा था कि 14 से 15 रुपए तक का इंपैक्ट आ सकता है, हम ये कीमत कम कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि इतनी गुंजाइश है कि फौरी तौर पे या अगली गर्मियों तक कम से कम इतनी कीमत कम हो जाए कि कंज्यूमर को बड़ा रिलीफ मिल सके? शहजाद, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, हमने उवैस लगारी साहब को भी अभी सुना है कि हम सब एक पेज के ऊपर हैं कि हमने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को चलाना है। और इसमें पाकिस्तान की आज जो ग्रोथ रुकी पड़ी है, मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान का डोमेस्टिक कंज्यूमर आज जो है वो तंग है, या पाकिस्तान का जो किसान तंग है, या पाकिस्तान का सनतकार तंग है, उसकी सिर्फ एक वजह मैं सबसे बड़ी गिनता हूँ, और वो है बिजली की कीमत। क्योंकि ये बाकी सारी बातें, ये सूद की बात करना या ये बात करना कि महंगाई कम हो गई, ये तमाम चीज़ें इसके बाद आती हैं, क्योंकि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ना बंद हो गई है। उसकी रफ्तार में कमी आई है। इसका लफ्ज़ फिर बोलता हूँ कि 2.5 साल पहले शहजाद आपने कहा कि अब 6.9% इस मंथ है, ये 6.9% पिछले साल के मुकाबले में इस साल महंगाई बढ़ी है। बट अगर आप 2.5 साल में कहेंगे तो 60% महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ना जो है कम हो गई है, कि बजाय इसके कि 30% 2 साल में बढ़ी है, इस साल पिछले साल के मुकाबले में 6 पॉइंट। तो असल की मुसीबत पाकिस्तान के अंदर आज जो है वो पाकिस्तान की बिजली की कॉस्ट है। उसके पीछे एक जो है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी कि पाकिस्तान की ग्रोथ होगी, और पाकिस्तान जो है अपने उस ग्रोथ चार्ट के हिसाब से उसकी एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगी, जिसके तहत ये कारखाने लगे। तो 23,000 मेगावाट के कारखाने थे, हमने 43,000 मेगावाट पे पहुंच गए। बिजली की कंजम्पशन नहीं बढ़ सकी पिछले 5 सालों में, हम वहीं खड़े हैं जहाँ 5 साल पहले थे। बड़ी अच्छी बात लगारी साहब ने की कि हर चीज़ वेरिएबल है, अगर आपकी कंजम्पशन और कम हो जाएगी तो कैपेसिटी और बढ़ जाएगी पेमेंट, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है कंजम्पशन के साथ कि 100 अरब यूनिट्स हैं तो 100 अरब यूनिट पे 20 रुपये की कॉस्ट है। अगर आपके यूनिट ही कम हो जाएंगे तो और उल्टी 22 रुपये कॉस्ट हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो जो ये इशू सबसे बड़ा आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने किए, वो कॉन्ट्रैक्ट किस पे किए? हमने कहा कि तुम बिजली बनाओ या ना बनाओ, हम तुमको पैसे देंगे। अब जो 100 अरब रुपए होते हैं उसको आसान ज़बान में कह देते हैं कि 100 अरब का मतलब क्या है, हमें नहीं समझ आता 1 अरब क्या है, 10 अरब क्या है, 100 अरब है। ये 10,000 करोड़ रुपए हैं जिसकी बचत ये इस वक्त टास्क फोर्स ने, मैं इनको जो है वो सलाम पेश करता हूँ कि इस टास्क फोर्स ने वाकई मेहनत की है। और पहले 5 प्लांट जो बिजली बना ही नहीं रहे थे, ये 10,000 करोड़ रुपए हैं जो बिजली 5 प्लांटों से हम ले रहे हैं जो बिजली बना ही नहीं रहती है। तो शुरुआत है, ये 107 है। ये एक जो अगर आप डाटा मैंने आपको भेजा है, अगर आप वो डाटा लगा देंगे तो एक ग्रुप 26,000 करोड़ ले रहा है। और उसमें से ऐसे आप एक ग्रुप है जो आपके पास मौजूद है, मुझे उनकी पूरी रिस्पेक्ट है कि उन्होंने प्लांट कैसे लगाया, लेकिन जैसे उनको अगर मैं कैपेसिटी पे दूं तो 5,000 करोड़ बनेगा इस ग्रुप का, कि जितनी बिजली इन्होंने बनाई, लेकिन बिजली बंद करके ये 26,000 करोड़ ले रहे हैं, मतलब 21,000 करोड़ एक्स्ट्रा। मैं इस बात का अंदाज़ा आपको दूं पैसों का कि ये 10,000 करोड़ रुपये जो थे वो पूरी गर्मियों में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमारे मुल्क में 2 लोगों को सब्सिडी दी, 200 यूनिट से कम वालों को जो है फेडरल गवर्नमेंट ने 55 अरब और 45 अरब पंजाब ने, टोटल 10,000 करोड़ बने सारे कंज्यूमर्स के। ये अब सिर्फ 5 खानदानों से 5 प्लांटों से मिल रहे हैं जो बिजली बनाते ही नहीं थे। लेकिन इसमें गौर साहब, इसमें एक सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि ये मुआहदे हुकूमत पाकिस्तान ने IPP से किए हैं, यहाँ पे प्राइवेट IPPs हैं, गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं, चाइनीज़ हैं, तो ये मुआहदे जो हुए हैं उसके तहत ही ये मुनाफा कमाते हैं।
तो इसमें हर्ज क्या है और इन मुआहिदों को क्यों तब्दील किया जाए फिर? बहुत अच्छा शहजाद सवाल है। मैं भी यही कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक तरीके से हमने प्राइवेट सेक्टर ने अगर ऑनर किए हैं तो हुकूमत को बिल्कुल नहीं तब्दील करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। ये जो वायदा था, अगर हमारे मुल्क में ग्रोथ नहीं हुई तो ये मुल्क को इसका खमियाजा बदलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, आवाम को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो लोगों के दरमियान, एक थी गवर्नमेंट और एक थे ये 107 पावर प्लांट्स। यही टास्क फोर्स बैठ के काम कर रही है कि भाई ये 107 पावर प्लांट्स हैं, क्या इन्होंने जो टर्म्स थी, क्या इन्होंने जो मायदा किया जिसके तहत ये सॉवरेन गारंटी, ये पूरे किए? यही बेसिक सवाल है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मुझसे सुनते जाएं, मैं आपको बताता जाऊँगा, और जब तक आप सुनेंगे मैं आपको सुना दूँगा कि कोई प्लांट अगर आप देखेंगे तो पावर प्लांट लगे कोयले के दुनिया से दुगनी कीमत में। अरे भाई, आपको हमने मायदा तो किया, आपको ईमानदारी तो करनी थी ना। आपने उसके बाद क्या किया? आपने कहा कि जनाब जाली कैटलॉग छपवा दिए आपने फर्नेस ऑयल के प्लांटों के, इसको दिखाने के लिए कि हमारी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है। जाली कैटलॉग छपवा के हुकूमत से जो है वो हज़ारों करोड़ ले गए फ्यूल कंजम्पशन की बंद में। O&M कॉन्ट्रैक्ट्स आपने 5-5 गुना कीमत पे कर लिए। विंड पावर लगाने आए, $60 मिलियन का विंड पावर $120 मिलियन में लगा दिया। ठीक है, ये सारा कुछ किया हुआ है 107 ने। अगर ये सच्चे हैं, मैं कह रहा हूं इनमें से कुछ सच्चे भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। मेरे ख्याल से इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में मुख्तलिफ प्लेयर्स, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, तो वो ये इट कैन नॉट अप्लाई टू एवरीवन के सारे यही कर रहे थे कि अपनी कॉस्ट को एस्केलेट करके दिखा रहे थे। मैं एक नंबर दे देता हूं, मैं पॉजिटिव साइड भी करता हूं कि पॉजिटिव साइड 27 विंड पावर लगे हैं हमारे यहाँ, बहुत हमारे लिए रिन्यूएबल की जरूरत है। 27 में से 15 लगे हैं 14 सेंट में, 12 लगे हैं 4 सेंट में। मैं 12 को कुछ नहीं कह रहा, 4 सेंट वालों को, वो सच्चे लोग भी हैं इसमें, ये नहीं कि सारे जो है वो प्रॉब्लम इसमें मौजूद है। लेकिन अब ये बताओ कि 27 में से जब हमने अपफ्रंट टैरिफ दिया 14 सेंट के तो 15 हैं, जब हमने कंपेटिटिव टैरिफ का कि कंपीट करो तो लगे 4 सेंट में। अब आप बोलो कि नहीं, ये हुकूमत का जो है मुआहदा हुआ हुआ है, हमने 15 सेंट 14 सेंट में लेनी है। अरे इनका फर्ज था हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईमानदारी से काम करें। तो मुझे एक मौका दें। प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है? कर लो आज शहजाद, आपके इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है? कर लो पाकिस्तान के लिए, यही है ना कॉन्सेप्ट? क्या है आपका? बिल्कुल यही है। मैं चाहता हूं गौर एजाज साहब, क्योंकि मैं हुकूमत को भी टास्क फोर्स को भी कह रहा हूं कि क्योंकि इस डिस्कशन में हमारे साथ ऑब्वियसली जो आईपीपी को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मौजूद है। मैं चाहता हूं जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामरान साहब, पहले आपकी तरफ, क्योंकि बिजली की कीमत एक मसला है और ये हमें पता है ना सिर्फ दुनिया में बल्कि इस रीजन में भी हम बहुत महंगे हो चुके हैं। तो ये डिस्कशन भी आपने सुनी, आईपीपी से जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उसको रीनेगोशिएट करने की भी बात हो रही है। आईपीपी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखें, इसको समझने की ज़रूरत है कि हमें आईपीपी लगाने क्यों पड़े। 1980 की दहाई में हमारे पास लोड शेडिंग हुई, वापडा जिसके बारे में हम बहुत तारीफ़ें सुनते हैं, हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया लोड शेडिंग। तो एक मास्टर प्लान बना 1992 का, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब वो सख्त नहीं है, क्योंकि हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पूरी करनी है। उसके लिए हमने दावत दी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कि वो पाकिस्तान में आएँ। और ये पूरा प्लान जो है ये सिर्फ आईपीपीज़ के लिए नहीं बना था, बल्कि पूरी डीरेगुलेशन के लिए बना था, कंपेटिटिव मार्केट की तरफ बढ़ने के लिए बना था, कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बना था। आपने दावत दी दुनिया की बेहतरीन कंपनियां, तस्वीर था कि सिंगल बायर नहीं होगा। 1994 में दुनिया की बेहतरीन कंपनियां, इंटरनेशनल पावर, AES, उसके अलावा बहुत से बाकी ममालिक से लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट की। 1998 और 2001 में इसी तरह का एक बहरान आया जब हमारे पास बिजली की पैदावार ज़्यादा हो गई और हमने पछतावा शुरू कर दिया कि जो वादे मैंने किए हैं वो तो मैं वफा नहीं कर सकता। तो इसी तरह के इल्ज़ामात लगे। मेरी कंपनी पे 14 केसेस किए गए, 3 साल उसके लिए हमने भुगता और 3 साल के बाद एक मुआहदा हुआ जिसका नतीजा ये हुआ कि 2002 की जब पॉलिसी अनाउंस हुई तो एक भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इस मुल्क में नहीं आया। फिर हमने वही बहरान देखा। 2006 में जाके हमने लोकल इन्वेस्टर को दावत दी कि अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आता, क्योंकि लोड शेडिंग हो रही थी 2006, 7, 8 के अरसे में। तो हमने उस वक्त भी दावत दी कि आप आके इन्वेस्ट करें। उस वक्त गैस के प्लांट लगे और RFO के रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स के प्लांट लगे। फिर एक दफ़ा दोबारा 2013-14 में सर्कुलर डेट का मसला बढ़ गया, हमने दोबारा IPPs को, और उसके बाद
हम 2020 की नेगोशिएशन सुनते हैं, जब यहीं पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा सेलिब्रेट किया कि लोकल इन्वेस्टर ने मुल्क की खिदमत के लिए 800 अरब रुपए की कुर्बानी दी है। 2020 में जो हुआ 2020 में हुआ और बड़ा सेलिब्रेट हुआ, और वो वही लोग हैं जिनके ऊपर आज भी टारगेट किया जा रहा है। वो एक लोकल इन्वेस्टर उस वक्त बेसिकली डॉलर को एक रेट पर फिक्स कर दिया गया था, आई थिंक अराउंड 168 रुपीस, 168 रुपए पे फिक्स कर दिया गया। और उसके तमाम तर, और उसमें जो गौहर साहब ने बात की कि लोगों ने मुनाफा बनाया, उसके लिए भी कुछ लोगों ने कहा कि आप इस तरह करें, इसकी एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करें और इस चीज़ का फैसला कर लें कि अगर किसी ने जायद मुनाफा बनाया है तो उसको मुल्क को वापस करना है। इसके लिए 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए। एक जो सुप्रीम कोर्ट यूके के रिटायर्ड जज हैं लॉर्ड न्यूबर्गर, उनको अपॉइंट किया गया, और आज 2 साल तक हुकूमत ने उस पर कोई काम नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री और आईपीपीज जो है वो रिलक्टेंट नहीं थे, वो कह रहे थे ऑडिट कर लो, क्योंकि कोटिंग मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट जो कि अब टास्क फोर्स का हिस्सा भी है, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो मुख्तलिफ मुआहदे हुए हैं, आईपीपीज को जो रिटर्न मिलता है IRR जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो तकरीबन 17 से 20% का है डॉलर टर्म्स में। लेकिन जैसे उन्होंने कहा 94 की पॉलिसी में ये देखा गया कि जो प्रॉफिट कमाया गया वो 18 गुना ज़्यादा था जितनी इन्वेस्टमेंट की गई, जो डिविडेंड्स थे वो तकरीबन 22 गुना ज़्यादा जो है दिए गए जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी। इसी तरह 2022 की पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट टोटल 57 बिलियन की गई, लेकिन 7-8 साल में तकरीबन 203 बिलियन कमा लिए गए। ये वही रिपोर्ट है जिसके बाद नेगोशिएशन उसके लिए, उस रिपोर्ट के लिए जो वाहिद उसमें जो था, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाना था, आज 2 साल से वो सर्द खाने में पड़ा हुआ है। आज 2024 में भी अलमिया इस बात का नहीं है कि आईपीपीज को आप क्या कह रहे हैं। अलमिया ये है कि 1992 का जो स्ट्रेटेजिक प्लान था वो ये कहता था कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो लॉसेस हैं, जो थेफ्ट है, इसको ठीक करेंगे, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो NTDC का इदारा है उसको रिफॉर्म करेंगे। हम उस 80% हिस्से को तो कुछ भी नहीं करते। 1992 से उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और 4 दफ़ा आप IPP से, ये 2024 भी गुजर जाएगा। लेकिन जो चीज़ नहीं बदलेगी वो बाकी पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स नहीं बदलेंगे, क्योंकि अगर 32 साल में नहीं हुआ तो हमें तो नहीं लगता कि अगले 6 महीने में भी बदलेगा, क्योंकि हमने ये बातें पहले भी सुनी हैं, 1992 में भी सुनी हैं, 2002 में भी सुनी हैं, 2008 में भी सुनी हैं, 2013 में भी। और CPEC की जो आई, मैं आखिरी बात करता हूँ, जब CPEC के लिए टैरिफ दिया गया तो हुकूमत पाकिस्तान ने नेपरा को कहा कि आप एक ऐसा टैरिफ दें जो हमारे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, और उसकी एक ही शर्त थी कि एक टैरिफ है, अगर आपको काबिल कबूल है, इसमें नुकसान हो या नफ़ा हो, ये आपका टैरिफ है। इस वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई, और वो 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगने थे। जब आपने 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगा लिए तो फिर क्या ज़रूरत थी कि आप 5,000 मेगावाट के इम्पोर्टेड फ्यूल के पावर प्लांट्स सेंटर ऑफ द कंट्री में लगाते, जो आज चलाने की वजह से आपको सस्ते पावर प्लांट साउथ में जो लगे हैं वो बंद रखने पड़ते हैं, और उसका 300 अरब रुपया सालाना हमारा कंज्यूमर देता है। और इसमें बहुत सी चीज़ें वो हैं जो कैपेसिटी पेमेंट आप क्लब करते हैं, ये वो 15,000 मेगावाट की लोन्स हैं, उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, ये वो चीज़ें हैं क्योंकि जिसको आप क्लब करके सिर्फ एक लोकल इन्वेस्टर या एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स पे कर देते हैं। बट जो पुराने प्लांट्स हैं 94 के, 2002 के, जिसके हवाले से अब ये अवैस लगारी साहब भी कह रहे हैं कि पहले हम उनसे रीनिगोशिएट करना चाहते हैं, उसकी वजह ये बताई जाती है कि जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उससे 20 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके हैं और डिविडेंड भी दे चुके हैं, यानी कि आप तमाम ओवरहेड्स को मिला भी लें तब भी ये कंपनीज ने फ़ायदा ही किया है। और अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट का इशू तो ये पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बड़ा जिन बन के सामने आया है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ गई हैं, डिवैल्यूएशन मैसिव हुई थी, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब ये प्लांट क्योंकि इतना कमा चुके हैं और अगर ये बिजली भी नहीं दे रहे तो या तो ये टेक एंड पे पे चले जाएं कुछ, या जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनसे हम बिजली खरीद नहीं रहे, उनको फिर बंद कर दिया जाए। तो ये हुकूमत आपके पास भी मौक़िफ़ लेके आई है, तो आपका क्या इस पर पॉइंट? देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, हुकूमत पाकिस्तान ने किया, उसको बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से इदारों ने देखा। अगर तो हमने कोई वायलेशन की है उन टर्म्स की तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन अगर ये कहना कि आज मेरे हालात बदल गए, आपने अगर अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैंने आपको पेनल्टी भी लगाई और 110 गुना लगाई। अगर मुझे 100 रुपये मिलने थे वो 100 भी नहीं मिले और 110 रुपये आपसे मैंने चार्ज भी किए। अगर मैंने अपनी साइड का कॉन्ट्रैक्ट ऑनर किया है पिछले 20 साल, 25 साल, 15 साल, 27 साल, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। लेकिन ये कहना कि मैंने पैसे कमा लिए हैं, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तो मुल्क ने ये कहा कि जी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा मौका देना चाहते हैं कि आप पैसे कमाएं। तो पैसा कमाना तो जुर्म नहीं है, लेकिन अगर मैंने
जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उससे जायद मुनाफा कमाया है तो बिल्कुल। मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि अब जब गवर्नमेंट आपसे नेगोशिएट कर रही है तो वो क्या कह के कह रही है कि क्यों, क्या आपने नाजायज प्रॉफिट कमाया है या आपने कॉस्ट एस्केलेट दिखाई थी इसलिए आप जो है रीनेगोशिएट करें, या गुड फेथ में करें क्योंकि आप अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं और मुल्क जो है अब वो 2000 अरब रुपए का कैपेसिटी पेमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो आप जिस तरह भी कहें, वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम आगे पैसे नहीं दे सकते और अब हमें इन प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है। बिला शक आपने अपनी पूरी कॉन्ट्रैक्ट की ऑनर किया है, तो आप जो है हमारे साथ बैठे हैं और गुड फेथ में। मैंने पहले भी कहा कि 1998 से 2001 में भी हमारी कंपनी ने किया और बहुत से इन्वेस्टर्स ने किया, 2020 में भी किया, 2024 में भी किया। विदाउट रिफॉर्म इन द सेक्टर दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, और ये कभी ना पिछले 20 साल में हेल्प किया है, और अगर ये रिफॉर्म ना किए तो ये एक वेस्टेड एफर्ट होगी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तबाह हो जाएगा इस मुल्क, जो कि हो रहा है। सही, मैं चाहूँगा कि रोहित साहब आपका भी नुक्ता नज़र उस पर एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेने दे प्रोग्राम में। एक ब्रेक के बाद हम बाकी जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के लिए कर डालो में आज हम बहस कर रहे हैं पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के हवाले से, और ख़ास तौर पे मुद्दा यह है कि पाकिस्तान में जो बिजली की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। अवैस लगाई साहब वफाकी वज़ीर भी हमारे साथ हैं, गौहर भी अभी वाई लिंक ज्वाइन किया है। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा लगारी साहब ज़रा दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्राम में शामिल हो जाए। रोहित साहब, अब जैसे कामरान साहब कह रहे हैं कि ये तो वन साइड ऑफ द इशू है कि कैपेसिटी पेमेंट, बाकी जो इशू डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, डिस्कोस से हैं, ट्रांसमिशन के, वो भी एड्रेस नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन एक जो पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत का सामने आता है वो ये है कि 2000 अरब रुपए की पेमेंट है, जिसमें से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अदायगी की जाती है जबकि वो कोई बिजली इस वक्त नहीं दे रहे, तो उनको क्यों पैसे दें, उनको क्यों ना टर्मिनेट करें। और बाकी भी अगर हम टेक और पे से टेक एंड पे पे ले जाएंगे, यानी कि जितनी बिजली दें उतने पैसे आपको दें, तो इससे तकरीबन आप अच्छा खासा अपनी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैपेसिटी पेमेंट होती क्यों। जो सिंगल बायर मार्केट है ना, पहले होता क्या था, पहले वापडा अपने प्रोजेक्ट्स खुद कर लेती थी। इसका मतलब है कि उन्होंने पीएसडीपी से फंड कर लिया, उसकी कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो सिर्फ ओएनएम कॉस्ट के ऊपर वो बिजली दे देती थी। जब ग्रोथ हुई, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो दे हैव टू इन्वाइट प्राइवेट सेक्टर पीपल टू इन्वेस्ट। अगर मैं एक प्लांट लगाता हूँ, उसकी इकनॉमिक्स जब करूँगा तो उसके अंदर कैपिटल कॉस्ट इन एडिशन टू दी ऑपरेटिंग कॉस्ट वो तो मैं शामिल करूँगा ना। अगर मैं एक प्राइवेट बिजनेस कर रहा होता फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, तो मैं गैस करता है कि जी मैं लेट्स से 50% मेरी यूटिलाइजेशन होगी कैपेसिटी की, तो जो मेरी फिक्स कॉस्ट है इंक्लूडिंग डेट वगैरह मैं उस पर लोड कर लेता इस तरह से कि जी अब गवर्नमेंट इज़ अ सिंगल बायर, देयर इज़ नो अदर बायर जो बिजली खरीदेगी, और बिजली क्या वो कहती है कि जी आप मुझे 100% ऑफ द आउटपुट मुझे भेज दीजिएगा। तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं यही कहूँगा ना कि जी मेरी 100% खपत हो जाएगी, उस तरह से मैं अपनी कैपेसिटी कैलकुलेट करूँगा, विच मीन्स कि वो आउटपुट हो या ना हो मुझे वो पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने कर्ज लिया हुआ है, सही है, मेरी तनख्वाहें देनी है, तो वहीं पे जाके पैसे होंगे ना पूरे। तो अगर कैपेसिटी का मकसद ही यही है टू कवर द फिक्स कॉस्ट, और इनकी जो टैरिफ है अगर आप देखेंगे पहले 10 साल में ज़्यादा है बिकॉज डेट कंपोनेंट फ्रंट लोड जिसको कहते हैं, फ्रंट लोड सही, और 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके बाद सब्सटेंशियली गिर जाती है क्योंकि लोन रीपे हो जाता है। ये इसी तरह से है कि अगर आप मेरे पास आए, आपने कहा यार मुझे कोई अच्छा सा घर बना दें, और मैं कहूँगा अच्छा जी आप मुझसे एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट कर लें 10 साल का, आपने कर लिया, तो अब मैंने बताया जी आप अच्छे ऑफ टेकर हैं, आप रहेंगे, उसको ख्याल रखेंगे, तो मैं उसको बैंक से लोन लूँगा, कुछ अपने पैसे डालूंगा। और अब आप साल में अगर 2 महीने यूके जाके छुट्टी मनाते हैं और आप कहें कि जी वो 2 महीने का मैं किराया नहीं दूंगा, तो वो तो मैंने फैक्टर इन नहीं किया होगा ना कि मुझे 2 महीने के पैसे नहीं मिलेंगे। तो कैपेसिटी चार्ज इन अ सिंगल बायर मार्केट व्हेन देयर इज़ नो अदर बायर एंड द गवर्नमेंट इज़ टेलिंग यू कि जी अब मैं सारी ऑफ टेक करूँगा, तो दैट इज़ हाउ यू विल प्राइस दैट कैपेसिटी। अगर आप अज्यूम करते कि जी मैं 50% चलूँगा, तो हो सकता है वो कैपेसिटी चार्ज ऑन अ पर यूनिट वो डबल होता टू रिकवर द सेम। तो इस एक्सेप्ट द इक्विटी पार्ट एवरीथिंग एल्स इज द सेम। अगर गवर्नमेंट खुद भी लगा रही होती, उसको कैपिटल कॉस्ट वही आती, वो वही कर्जा लेता, वो इक्विटी जो है वो पीएसडीपी से दे देता इंस्टेड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बट पीएसडीपी पे उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया कि जी मैं किस पे लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैं प्राइवेट सेक्टर से ले सकता हूँ। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑनरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके जो भी टर्म्स हैं और वो 2-3 दफ़ा निगोशिएट भी हो चुके हैं, तो यू नीड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। रोहित साहब, अगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब आप प्लांट लगता है डेट कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा होता है और आपको वो ऑब्वियसली पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, जो कि आप एक फिक्स कॉस्ट के जरिए कर रहे होते हैं। लेकिन वो प्लांट्स जो कि आप बिजली नहीं दे रहे,
जो मुनाफा कमा चुके हैं बहुत ज़्यादा, उनके हवाले से फिर क्या करना चाहिए? उनके भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी तरह चलते रहें या उनको फिर रीनिगोशिएट होना चाहिए? निगोशिएट हो चुके हैं ना, इन जो प्लांट्स जो कम चलते हैं, पुराने थे, पुराने पॉलिसी के, वो 2020 में रीनिगोशिएट हो गए। उसके टर्म्स डॉलर की जगह रुपये में हो गए, उसको कैप कर दिया गया, O&M के खर्चे कम कर दिए गए। तो एक दफ़ा तो निगोशिएट हो गया, अभी 2-3 साल पुरानी बात है जी। लेकिन जो अब बिजली बिल्कुल नहीं दे रहे और उनको भी गवर्नमेंट अदायगियाँ कर रही हैं और वो ऑब्वियसली इन द एंड कंज्यूमर पे कर रहे हैं, आपके ख्याल में उनको बंद करना एक ज़्यादा प्रूडेंट डिसीजन होगा? नहीं, आई थिंक देखें, यू हैव टू ऑनर कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज ऑफ दिस कंट्री। आप इन द मिडल पॉलिसी चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज कर दें यूनिलैटरली, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही खत्म। लेकिन ये यूनिलैटरली तो नहीं हो रहा, जैसे कह रहे हैं कि गुड फेथ में जो है वो डिस्कशन हो रही है कि आप गुड फेथ में कम करें। ये तो कामरानी बता सकते हैं, कामरानी बता सकते हैं। एक चीज़ सर, फाइनल चीज़ में बिफोर, ये जो आपने मोहम्मद अली की रिपोर्ट में बताई कि इतनी प्रॉफिट हो गया एंड 50 बिलियन लगाया, जिसने 1 अरब लगाया वो 20 अरब रुपए, वो इसमें इट इज़ इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखें, मैं आज बैंक में जाऊँ, मेरे पास 100 रुपये हों और मैं 15% तो आज मिल जाएगा ना मुझे रिटर्न, जो बैंक रेट है, तो 5 साल में वो 200 रुपये हो जाते हैं, 10 साल में वो 400 रुपये हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूँ कि यार आपने तो बड़ा एक्सेसिव प्रॉफिट कमा लिया, 100 लगाए थे 400 मिल गए आपको। तो इट इज़ इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू। इट इज़ कि कब लगे थे, कब डिविडेंड मिला था, उसकी फॉरेंसिक कर लें। मतलब दिस इज ऑल क्लियर। इसमें इस रिपोर्ट में तो बताया हुआ है ना कि जो पे बैक पीरियड था वो 2 से 3 साल था, 2 से 4 साल था बहुत सारी कंपनीज का। लेकिन अगर आप किसी फिक्स डिपॉजिट में भी रखेंगे, आप 4 साल में तो अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं इग्नोरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्योंकि इक्विटी जो है ना, जब आप प्रोजेक्ट लगा रहे होते हैं ना, आप शुरू में डाल रहे होते हैं, तो जिस दिन से इक्विटी डाली थी और उस दिन से ये जो है ना, वो 4 साल कंस्ट्रक्शन के लगा लें और 4 साल ऑपरेशन के लगा लें, तो 8 साल हो जाते हैं। सही। मैं ज़रा इंडस्ट्री के हवाले से भी जो मुश्किलात है उसका तो आप जिक्र करेंगे आसिफ साहब, लेकिन ज़रा अमार को पहले इंक्लूड कर लें। अमार, अब जो इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बाकी चीज़ें तो आप हल करें, ट्रांसमिशन लाइन है, आपकी रिकवरी लो है, और ये इशूज़ जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हमसे रीनिगोशिएट करेंगे, आप 4 साल फिर बात कहेंगे रीनिगोशिएट करें, तो असल इशू कैपेसिटी पेमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। हुकूमत का नुक्ता नज़र पर मुख्तलिफ है, आपकी क्या राय? देखें, कैपेसिटी पेमेंट जो है ना, कैपेसिटी पेमेंट को हमने जिसे कहते हैं ना, एक बूगी मैन बोलते हैं, एक विलन बना दिया एक चीज़ को। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कैपेसिटी पेमेंट होती क्या चीज़ है। उसमें एक डेट का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, एक इक्विटी का कंपोनेंट होता है, और दूसरी चीज़ों का कंपोनेंट होता है, ठीक है। और जो आपका बिजली का बिल होता है उसमें ढेर सारी और चीज़ें आ रही होती हैं, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट नहीं होती। टैक्सेस का भी एक कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन समझे 18 रुपये 50 पैसे है, मोटा मोटा हिसाब है। टोटल जो बिल आता है 700 प्लस यूनिट का इंडस्ट्री का 55-60 रुपये आता है, तो 18 रुपये 55, बाकी 10 रुपये जो है जनरेशन कॉस्ट है। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट जनरेशन कॉस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब इनमें से ये चीज़ें बिल्कुल हम इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। हमारी जो जनरेशन कॉस्ट है तकरीबन 10 रुपये के आसपास है, एवरेज जो पूल प्राइस है वो तकरीबन 3.5 सेंट के आसपास बनती है, ठीक है। तो कैपेसिटी है वो डेट का कॉम्पोनेंट उसमें बहुत ज़्यादा है। और डेट का कॉम्पोनेंट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट लगाए थे वो डॉलर बेस लगाए थे। जब डॉलर बेस लोन आप लेंगे, 2021-22 में 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी कि हमने करा ये कि बेताशा डॉलर खर्च कर दिए इंपोर्ट करने के चक्कर में, मुख्तलिफ चीज़ों पे एक स्टिम्युलस दिया, ठीक है। दीज आर पॉलिटिकल, मैक्रो से लिंक करना ज़रूरी है इस चीज़ को। पावर को आप आइसोलेटेड नहीं देख सकते। 18 अरब डॉलर का आपने करंट अकाउंट डेफिसिट करा, उसके बाद हमें पता है डॉलर की वैल्यू के साथ क्या हुआ, 170-80 रुपये से वो 320 तक चली गई। तो वो जो डॉलर बेस्ड डेट था वो आपके रुपए में बढ़ गया। फिर क्या हुआ, आपने उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट करा 18 अरब डॉलर का, जब दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट 0.5% से 5.5% पे जा रहे थे। तो यानी कि अगर आप 100 रुपये पे पहले 5 रुपये दे, $100 पे अगर आप जो है 50 सेंट जो है इंटरेस्ट दे रहे थे, अब आप $5.5 दे रहे हो, उसकी वैल्यू ही बढ़ गई। फिर पीकेआर भी आपका डिप्रीशिएट हो गया। तो मैक्रो को जो है हम जिसे कहते हैं ना इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब वो लिंक्ड है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का जो क्वांटम है इसीलिए बढ़ा है बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन एंड इंटरेस्ट डीवैल्यूएशन। प्राइमरी रीजन आप अज्यूम कर रहे हैं सेट्रस पेरेबस के जी डिवैल्यूएशन नहीं होती, यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। या तो ग्रोथ इतनी मैसिव होती है कि आपकी जो यही है ना कंजम्पशन ज्यादा प्रॉब्लम, ये ग्रोथ मैसिव करना चाहते हैं। यू ट्राई टू गेट मैसिव ग्रोथ 6% की, फिर एकदम से डॉलर आपको लेने पड़ते हैं, फिर एकदम वो नीचे आ जाता है। लेकिन ये जो आप डेट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इसमें आसिफ साहब वो उनकी तवज्जो मेरे ख्याल से थोड़ी डाइवर्ट हो रही है। मैं एक पूछा, डेट कंपोनेंट अब जैसे हुकूमत का कहना है 2002 की भी जो लगे थे प्लांट वो अपना डेट रिकवर कर चुके हैं, उनके हवाले से फिर क्या करें? नहीं, वो तो देखें रिकवर कर चुके हैं। आप उसमें से आप क्वांटम देख लें, उसका क्या करना है, ठीक है। बात सारी ये है कि इज दैट इवन अ प्रॉब्लम,
ठीक है। यू थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम? नहीं, इट्स नॉट मी हु कैन से कि व्हाट आई थिंक इज अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इम्पैक्ट उसका आप आइडेंटिफाई कर लें कि जी कितना उससे वो आता है। लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एक एग्जांपल लेते हैं कि बीजे से के सारे आईपीपीज जो हैं वो हम बंद कर देते हैं, पब्लिक सब कुछ ना, लेट्स जस्ट क्लोज एवरी आईपीपी डाउन। नेट इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी 35-36 रुपये की पावर परचेस कॉस्ट आ रही है, वो 32 रुपये 31 रुपये हो जाएगी, ठीक है। 3.5 से 4 बंद से मुराद है आपकी सबको टेक एंड पे पे लेके जाए। आप सब कुछ बंद कर दें, आप बोलें कि यार कल से देयर इज नो प्राइवेट आईपीपी, एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन, इवन देन इट विल नॉट वर्क, बिकॉज आपकी जो डेट की पेमेंट है वो तो आपने फिर भी करनी होगी। मैं कह रहा हूँ डेट को समझना जरूरी है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। सही है जी। आसिफ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं भाई की बात से इख्तलाफ करता हूँ कि ये जो सारी कैपेसिटी और जो हम डॉलर में देख रहे हैं, एज ए इंडस्ट्री वी आर सेइंग कि हमें 16 सेंट की बिजली मिल रही है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द वैल्यूएशन। आज 100 रुपये का होता या कितने का भी हो, ये हम सेंटों में जब बात करते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिवैल्यूएशन हो जाती है। तो ये एक ड्रामाई कैफियत पैदा की जाती है कि ये डिवैल्यूएशन से हो गया। डिवैल्यूएशन से कुछ नहीं हुआ। हमारी रुपए की, मेरे ख्याल से जो कहना चाह रहे हैं कि आपका जो व्हेन वी टॉक एज अ इंडस्ट्री, हम कहते हैं इंडिया में 6 सेंट है और हमारे यहाँ 17 सेंट या 16 सेंट है, तो वो हम सेंटों में बात कर रहे होते हैं। इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ, वहाँ शायद 6 रुपये की हो, हमारी 18 रुपये होनी चाहिए थी। वो डिफरेंस आप हमेशा एक ये सामने रखें। दूसरे, ये जो टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये मदर ऑफ ऑल इविल्स हैं। ये टेक और पे से ये हुआ कि जो इक्विटी इन्वेस्टर थे उनका कोई रिस्क ही नहीं है। उनको पूरी दुनिया में भी आप अगर ब्रेक डाउन इंश्योरेंस लें, आपको 60-70% से फिक्स कॉस्ट का मिलता है। तो कम से कम मॉडल भी होना चाहिए था कि जो आपका टेक और पे नहीं हो रहा तो आपको इक्विटी पे रिटर्न नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ब्रेक डाउन आपकी मिनिमम फिक्स कॉस्ट मिलेगी। आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन सिर्फ ये है कि नंबर 1, आइंदा के लिए मार्केट बने, ये रीनेगोशिएट होने ही होने। वो मुल्क 6-7-8 के से ज़्यादा नहीं चल सकता जो हमारे रीजन, और वी शुड नो पूरे रीजन में प्राइसेस डिक्लाइन कर रही हैं। चलिए, भाई ने कहा न्यूक्लियर, हमने तो सोलर 30-30 साल पे ले लिए। सोलर में क्या ऐसा था कि वो 30 साल के ले लें? 5 अरब का 6 अरब का प्रोजेक्ट 30 साल का, हमने उसको फाइनेंसिंग और गारंटीज दे दी। वाई? उसको 5-7 साल पे क्यों नहीं लिया? तो हमने तो सोलर प्लांट 20-20, 30-30 सेंट में, जब इंडिया 4.5 ले रहा था, हम 18 और 21 सेंट का ले रहे थे। उसका डिफरेंस, फिर अभी आप खुद डिफरेंस देख लें कोयले में, जो हमारे यहाँ खुद वर्ल्ड बैंक का चालू हुआ है इसके अंदर जामशोरों में, उसका और बाकी कोयले का कंपैरिजन कर लें, आपको ऑलमोस्ट 100% कॉस्ट डिफरेंस मिलेगा। अब वो लोन तो डबल ही हो गया, जब आपने एक चीज़ ही डबल ले ली तो वो डबल हो गया। इसी तरीके से आप प्राइवेट हाइडियल प्रोजेक्ट में देखें कि उसमें क्या असर हुआ है कि आपने फ्लैट रेट दे दिया 8 सेंट का, अब वो हो सकता है 4 में दूसरे मुल्कों में लगे। अवैस लगारी साहब काफ़ी देर से कुछ ऐड करना चाहते हैं। अवैस लगारी साहब, डिस्कशन आपने यहाँ पे भी सुनी, आईपीपी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो गवर्नमेंट के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, गवर्नमेंट को चाहिए उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करें। मुनाफा अगर हमने कमाया है तो वो भी उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के नतीजे में है, तो इसको रीनेगोशिएट करने से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा शैटर होगा। शहजाद भाई, मैं जब गौहर एजाज साहब ने आज से चंद महीने पहले पूरे मुल्क में एक आईपीपी से रिलेटेड और कैपेसिटी पेमेंट से रिलेटेड एक पूरी एक अवेयरनेस की कैंपेन रन की थी, उन दिनों में भी आपको याद है जब बहुत हीटेड जज्बात आसमान तक पहुंचे हुए थे हर एक के, मैंने उस वक़्त भी बड़े क्लियरली ये बात की थी, आई डिड नॉट प्ले टू द गैलरीज, और हमने कहा था कि हम इस हुकूमत के शुरू से ही हर चीज़ को एक एक प्लांट को असेस कर रहे हैं कि हम उनके साथ म्यूचुअली एग्रीएबल टर्म्स पे किस तरह पहुंच सकेंगे। हमने किसी वक्त भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलैटरली ख़त्म करने का क्लेम ना किया, ना आज कर रहे हैं, बल्कि हम तो जो सोलर की नेट मीटरिंग वाला 4-4 किलोवाट और 5 किलोवाट वाला मालिक है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी कभी भी हम लोग नहीं ख़त्म करेंगे। तो हम लोग इन अपने भाइयों के साथ, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी जितनी भी इनके साथ डिस्कशंस हुई हैं इनकी तरफ से और हमारी तरफ से, एक चीज़ तो बड़ा क्लियर हुई है, एक्सेप्टेड है ऑन बोथ साइड्स, कि ये वाली जो बिजली की कीमतें हैं ये अनसस्टेनेबल है और इनको कम होना ज़रूरी है। दूसरा, सीईओ हबको ने एक बात की, मैं उनकी बात को अप्रिशिएट करूँगा कि ये सिर्फ रीनेगोशिएट आईपीपीज़ के साथ करके मामला नहीं आगे चलेगा। इनका इम्पैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर तमाम गवर्नमेंट प्लांट्स का आप 80-90% भी कम कर दें, उसका ₹1.25 ₹1.5 का इम्पैक्ट आएगा।
5 प्लांट्स को टर्मिनेट कर दे, उसका इंक्लूडिंग टैक्सेस 65 पैसे का आ जाएगा। बाकी टेक और पे को टेक एंड पे को टेक और पे कन्वर्ट कर दें तो 2-2.5 रुपए का उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। चाइनीज़ के साथ आप वो डेट जी टेन्योर को एक्सटेंड कर दें और मॉरेटोरियम ले लें डेट का और डेट की सर्विसिंग का, उसका 3-4 रुपए 3.5-4 आ जाएगा। लेकिन इसकी बात दुरुस्त है हमारे भाई की, ये कह रहा है कि एनटीडीसी का कौन करेगा उसको रीस्ट्रक्चर। एनटीडीसी के अंदर जो ट्रांसमिशन की डिलेज आती है जिसकी वजह से लकी का सस्ता जो कोल है वो डिस्पैच में नहीं कर सकता। एनटीडीसी की वजह से मुझे लोड सेंटर में 2013-18 में जाके प्लांट लगाना पड़े। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये जब मैं पीटीसीएल का वजीर बना था आईटी एंड टेलीकॉम का 2002 में, तब भी लोगों का कोई फेथ और ट्रस्ट रिफॉर्म्स में नहीं था। हमने ना सिर्फ डीरेगुलेट किया मार्केट को बल्कि पीटीसीएल को भी प्राइवेटाइज करके दिखाया। हमारे 3 ऑलरेडी डिस्कोज के ऑलरेडी, एक सेकंड सर मेरी 2 मिनट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं अग्री करता हूँ इनके साथ, रिफॉर्म्स हम साइड बाय साइड, जितनी हुकूमत आज सीरियस है बेसिक फॉल्ट लाइन्स को एड्रेस करने के लिए कभी पहले नहीं थी। एनटीडीसी को ब्रेकअप किया जा रहा है, आईएसएमओ बनाई जा रही है जिसने आज आगे कंपेटिटिव मार्केट की ट्रांजैक्शंस का फेज़ 1 इंट्रोड्यूस करने के लिए काम करना है, फेज़ 2 की तरफ फिर जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड्स जिंदगी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा टोटल नॉन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की वजह के थ्रू बने हैं। किसी सियासतदान को या किसी बिजनेसमैन को या किसी जज को या किसी जर्नलिस्ट को नहीं पूछा गया। तो बेसिक रिफॉर्म्स आई एग्री, मैं एक आखिरी बात कर लूं, जस्ट 5 more seconds प्लीज, 5 more seconds। आई डू नॉट एग्री विद द फैक्ट दैट इमरान खान की हुकूमत में मोहम्मद अली रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर हुकूमत को उसका कोई खास फायदा हुआ था। आर्बिट्रेशन में उस वक्त की काबीना ने इस चीज़ को फेंका ही इसीलिए ताकि हम लोग उसके जो फोरेंसिक ऑडिट और जो हीट ऑडिट के क्लेम्स हैं उसको ऑडिट के अंदर लेके जाने के बजाय उसको आर्बिट्रेशन के अंदर फेंक दें। Pakistan was not able to harvest the advantages that at that time that report had authored as to be. So मेरे ख्याल में उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स ने IPPs को स्पेस दी और वो चीज़ें जो इस रिपोर्ट के अंदर आइडेंटिफाई हुई थी उसको अमल में नहीं आने दिया उस वक्त। And I wish that audit had taken place at that time. मुझे जहाँ तक याद है उस रिपोर्ट में जो है मल्टीपल we will conduct those audits. रिकमेंडेशंस थी। उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि IPPs के साथ मिलके म्यूचुअली रीनेगोशिएट करना चाहिए या फिर जो है एक कंप्लीट ऑडिट की तरफ जाना चाहिए। उसमें मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस थी, लेकिन अग्रीमेंट सही इनिशियल हो गया था, एग्रीमेंट्स के ऊपर नहीं साइन हुआ। अच्छा, मुझे क्विकली ये आर्बिट्रेशन की बीच में से पख मारी गई। सही, मैं क्योंकि हम अगले अपने प्रोग्राम्स में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पे भी तफसील से बात करना चाहेंगे, लेकिन आप जो नंबर्स बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आएगा अगर कैपेसिटी पेमेंट के इशू को एड्रेस किया जाए, क्योंकि जो आप, मैं ये नहीं कह रहा जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जनरेशन की साइड पे जितना इम्पैक्ट आ सकता है उतना हमें हार्वेस्ट करना जरूरी है। सही, क्योंकि किसी भी एक चीज के अंदर 10-15 रुपए का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, 3-3, 4-4 रुपए करके हमें मुख्तलिफ अगर आप जो आपने इसको हार्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अवैध लगाई साहब, जो 3-3, 4-4 रुपए करके भी आप जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर भी अच्छा खासा इंपैक्ट है ना। आप कह रहे हैं ये 5 बंद कर देंगे तो 65 पैसे का है, गवर्नमेंट अपने जो है इक्विटी को कम कर दे 80-90% तो 1 रुपए का इंपैक्ट है, चाइनीज का 2.5 से 3 रुपए का इंपैक्ट है, तो ये मिला के तो तकरीबन 8-9 रुपए, तो अच्छा खासा मतलब आधा हो जाएगा आपका फिर जो कैपेसिटी चार्जेस हैं। ये तकरीबन 6-7 रुपए के करीब जाके इसका इम्पैक्ट पड़ता है सब चीज़ों को मिला के। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एनर्जी सेक्टर पे जो डिस्कशन हमारी है उसको जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से। आवाम के लिए महंगी बिजली एक बड़ा इशू है, बिजली की कीमतें कैसे कम की जा सकती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। गौहर जा साहब, अब देखिए मेरे पास ये सारा एक ब्रेकअप पड़ा हुआ है क्योंकि आप बार बार बात करते हैं कैपेसिटी कॉस्ट को कम करें। अब इसमें 18 रुपए में से तकरीबन 13 रुपए जो है वो तो आता है प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ फॉरेन डेट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ फॉरेन डेट, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोकल डेट, इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑफ लोकल डेट,
फिक्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस, वर्किंग कैपिटल और वापडा 13 रुपए तो ये बन जाता है। बाकी जो इक्विटी का कंपोनेंट बनता है वो 4.5 रुपए का है। तो इसमें से आप क्या समझते हैं कि कैसे कम किया जा सकेगा अगर 13 रुपए है ही ज्यादातर डेट रिलेटेड? शहजाद देखें, हमारी ऑडियंस इस बात में मुझे नहीं पता कितनी एक इंटरेस्टेड होगी कि किसका कितना कर्जा है, मेरा कितना कर्जा है, आपका कितना कर्जा है, या 107 प्लांटों का कितना कर्जा है। मेरी ऑडियंस जो पाकिस्तान है वो तो आज एक बात पूछ रहा है और उवैस लगारी साहब ने उसका जवाब बड़ी खूबसूरती से दिया कि देखें जनरेशन के अंदर उन्होंने कहा है 9 रुपये, ये 3 ब्रैकेट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो CPEC के हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, ये 9 रुपये हैं। अगर हम जितना माल इनसे ख़रीद रहे हैं उसके पेमेंट करें तो जो है 19 रुपये के सामने इनको 10 रुपये देने होंगे, 9 रुपये बच जाएंगे। अब 9 रुपये बचेंगे तो उस पर जो 16% ट्रांसमिशन लॉस है वो भी बच जाएगा, 1 रुपये 60 पैसे, वो तो बगैर कुछ किए बच जाएगा। तो ये टर्म जो है, क्योंकि आपका 16% ट्रांसमिशन लॉस है, आज का मैं इसको आसान बोल दूँ कि आज जैसे बोला 10 रुपये हमारी जनरेशन कॉस्ट नहीं है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट साहब ने बोला 10 रुपये हमारी फ्यूल कॉस्ट है, मतलब जो एनर्जी कॉस्ट रॉ मटेरियल लगते हैं जिसमें हमारा कोल है, फर्नेस ऑयल है, पानी है, हमारे जितने भी गैस है, LNG है, सब की कॉस्ट 10 रुपये, वो फ्यूल कॉस्ट है, जनरेशन कॉस्ट नहीं है। तो हमारी 10 रुपये की फ्यूल कॉस्ट है। हमारी आज के दिन 19.5 या 20 रुपये तमाम जितने हमारे यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हाइडल भी है, जिसमें IPP भी है, हाइडल की कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि वो पुराने प्लांट लगे हैं। तो 20 रुपये की या 19.5 रुपये की, जैसे आप एग्जैक्ट ले लें, तो ये कॉस्ट मौजूद है। उसके ऊपर 16% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। आज 35 रुपये की कॉस्ट है जो लगारी साहब आपको बता रहे हैं। तो 10 रुपये फ्यूल है, 20 रुपये 19.5 या 20 रुपये कैपेसिटी है, और इसके ऊपर 16% क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, 35 की कॉस्ट है। अब अगर मुझे बताएं इस 35 में से सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट कौन सा है? 20 रुपये। और 20 रुपये में से अगर हम जितनी बिजली खरीद रहे हैं उतने के पैसे दे तो आधा रह जाता है, वो 10 रुपये रह जाता है। अच्छा 10 रुपये बोले ना तो आदमी, एक सेकंड, अगर 10 रुपये बोले तो हम कह रहे हैं सिर्फ 10 रुपये यूनिट 35 में से। अरे ये 10 रुपये यूनिट 1 लाख रुपए हम गिनते हैं ना तो इतने पैसे होते हैं उसके। 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 10,000, 1 लाख करोड़ रुपए का फर्क है जिनको हम अदा कर रहे हैं बगैर बिजली बनाए सालाना। 1 लाख करोड़ इनको, और ये सारे कह रहे हैं मेरा तो मुआहदा है, हुकूमत मुझे दे। हुकूमत का मतलब क्या है? लगारी साहब ने थोड़ी देने हैं पैसे, लगारी साहब तो हमारी अमानत पे बैठे हैं। हुकूमत के जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम का और हुकूमत का, तो वो हमारी अमानत पे बैठे हैं और उस अमानत की हिफाजत करनी है अवाम की। क्या ये 1 लाख करोड़ रुपए, शहजाद जो जुमला है मेरा मुकम्मल करने दें, 1 लाख करोड़ क्या अवाम से लेके इनको दे देना है कि मेरा मुआहदा है? मुआहदा किस बात के है? मैंने पैसे लगाए थे। जो बात की गौर एजाज साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है हमारे जो टैरिफ है 35 रुपये में से वो 20 रुपये तकरीबन है, 19 से 20 रुपये है इस कैपेसिटी पेमेंट का। और अगर आप तमाम प्लांट्स को टेक और पे की जगह, यानी कि आप उनसे बिजली खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, आप उनको पैसे दे रहे हैं, इस मुआहदे को आप चेंज कर दें कि जो जितनी बिजली बेचेगा उतने आप पैसे दें, तो कम से कम आप 10 रुपये बचा सकते हैं, यानी कि जो कैपेसिटी पेमेंट है वो आधी कर सकते हैं। उससे 35 रुपये की कॉस्ट आपकी 25 रुपये पे आ जाएगी। क्या ये डूएबल है? ये ज़बरदस्त है कि जी आपने जो कैपेसिटी लगवाई उसकी वजह से ही आज 10 रुपये आपकी जनरेशन कॉस्ट है, लेकिन आप वो फ़ायदा तो लेना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जिस इन्वेस्टर ने वो लगाया CPEC में या RLNG की सूरत में, उसकी मैं कैपेसिटी नहीं देना चाहता, उसका मैं डेट नहीं देना चाहता। बिकॉज हुआ ये कि अगर, और मैं करेक्ट कर दूं कि 2015 में पाकिस्तान की जनरेशन कॉस्ट इन सेंट्स वाज 8.6 सेंट्स पर किलोवाट आवर थी। आज वो कीमत 8.3 सेंट्स पर किलोवाट आवर है, जिसमें 5 सेंट तो कैपेसिटी के ऐड हो गए, उस वक्त 2 सेंट थे। लेकिन एनर्जी कॉस्ट, जो कि ये कह रहे थे बिजली बनाने की कॉस्ट, आज 3 सेंट है, उस वक्त वो 6 सेंट से ज़्यादा थी। अगर मेरे पास 2015 का फ्यूल मिक्स हो तो मेरी कॉस्ट जनरेशन की जो है वो 10 रुपये नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी, 28 रुपये होगी। तो आप ये कहते हैं कि मैं डेट वापस ना करूं क्योंकि ये प्लांट लगा दिया है, इसको मैंने इसके जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके पैसे ना दूं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और चीज़ कहता हूं, देखें ये आप IPP की तो बात करते हैं, NTDC 25,000 मेगावाट मैनेज करता है, उसकी क्योंकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह रोहेल ने कहा PSDP की फंडिंग हुई है, उसको सालाना 125 अरब रुपए मिलते हैं। एक HVDC हाई वोल्टेज DC लाइन लगी
क्योंकि आपने एक फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाया, उसने डॉलर ला के लगाए, डॉलर डेट जिस तरह के अम्मार ने अभी एक्सप्लेन किया, उसका आप सालाना कीमत देते हैं 100 अरब रुपया। तो क्या उसमें कसूर उस इन्वेस्टर का है जिसने 4000 मेगावाट साउथ से नॉर्थ लेके जाने हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें डॉलर 100 रुपये से 300 का हो गया, इंटरेस्ट रेट 0.5 से 5% हो गया। उसके अलावा उस वक़्त आपने ये फैसला किया कि कोई भी प्लांट अगर लगेगा तो हुकूमत पाकिस्तान उसको लोकल मार्केट से डॉलर रेंज नहीं करने देगी और लोकल डेट नहीं लेने देगी, बल्कि उसकी बजाय आप डॉलर बाहर से लेके आएँ। तो आज जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है हुकूमत पाकिस्तान की वजह से या उनके मुआहदे की बेसिस पे हमें वो पैसे वापस करने हैं। तो आई थिंक अगर हम इस चीज़ को सेपरेट कर लें कि जी वो क्या कंपोनेंट है, तो जैसे अमार ने कहा 13 रुपये मुझे डेट वापस करना है, और कोई भी मुल्क अगर डेट वापस नहीं करेगा तो उसको आसान ज़ुबान में आप डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं। अगर आप उसको IPP की विलिफिकेशन में यूज़ करें कि इन्होंने मुनाफा बनाया, तो हर बंदा इस बात पे मुत्तफिक है कि वो 4 रुपये से 5 रुपये का इम्पैक्ट है। देखें, सेक्टर रिफॉर्म करने के लिए आज आप डिस्को की प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। डिस्को में कौन प्राइवेटाइज करेगा? अगर आपने आज चित्राल जाना हो तो आप पूछेंगे कि वहाँ पे होटल वाला कैसे होता है, वहाँ पे लोग सलूक कैसे करते हैं। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो देखेगा कि इस मुल्क में इंटेग्रिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, रेगुलेशन का तरीक़ाकार क्या है, टैक्स लॉज क्या होते हैं, और क्या ये लोग बुरे वक्त में उसको ऑनर करते हैं या नहीं करते, जिसको रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। हमारे ने कहा 30 से 35 साल ये प्रोजेक्ट चलते हैं। वो क्या वजह है कि फॉरेन लेंडर आपको सिर्फ 10 साल का लोन देता है। अगर वो 35 साल का लोन देता तो आज ये कैपेसिटी पेमेंट का मसला ना होता। देखें, जो हम चीज़ें करते आए हैं और जो कर रहे हैं, इससे सिर्फ एक चीज़ बढ़ रही है, पाकिस्तान का रिस्क प्रोफाइल। कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और लेकिन जैसे आपने खुद शुरू में कहा था कि हम भी 3 से 4 मरतबा रीनेगोशिएट कर चुके हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ये एक लुक्रेटिव बिजनेस है उनके लिए, तो उसमें तो वो आते रहेंगे। लेकिन उसमें आप देखें, जिन लोगों ने अब इन्वेस्ट किया है, यहाँ रोहेल बैठे हैं, हमने किया है, 4 रुपये की बिजली बन रही है थरकोल में। 2009 में जब हम काम कर रहे थे तो इसी तरह स्क्रीनों पे लोग आके कहा करते थे कि थर कभी डेवलप नहीं होगा, ये एक पाइप ड्रीम है। आज 15 साल बाद वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो काम है जिसमें आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लोकल और इंटरनेशनल ला के बिठाने हैं। ये पॉपुलिज्म से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चलता, क्योंकि ये फैसले अगले 10, 15, 20 साल के लिए कर रहे हैं। आज का मुश्किल वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन आने वाला वक्त इससे मजीद मुश्किल होगा, बिकॉज हमें वी नीड टू बी ओपन फॉर बिजनेस, फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। कोई इंटरनेशनल रोहिल साहब से भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूँ कि अगर ये कैपेसिटी पेमेंट को हम कम करें, टेक एंड पे की जगह टेक एंड पे ले जाएं सारे मुआहदे, तो आपके ख्याल में कि ये डूएबल है? और दूसरी एक बात जो इस बहस में सामने आई वो ये है कि जो प्लांट्स लगे वो अक्सर अपनी कॉस्ट को जो है वो ओवर एवेल्यूएट करके बताते हैं, ओवर कॉस्टिंग दिखाते हैं। और मैं ये सुनता रहा हूँ, ये क्रिटिसिज्म होता रहा है कि इवन जो 2013-15 में प्लांट्स लगे कि आपने बताया कि यूरोपियन बॉयलर है, मशीनरी है, लेकिन दिल्ली चाइना से, तो आपने कॉस्ट अपनी इन्फ्लेट कर दी। क्या ये हो रहा है और क्या इंडस्ट्री अवॉइड करती है कि नहीं, इन चीज़ों का ऑडिट नहीं होना चाहिए कॉस्टिंग का हमारी? जी देखिए, 2-3 पॉइंट्स आपने रेस किए। पहले जो गौर साहब का पॉइंट है ना कि जी जिस सबको टेक एंड पे कर दो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इस वक्त जो कैपेसिटी पेमेंट है 2.1 ट्रिलियन की, उसमें से तकरीबन 1.5-1.6 बिलियन के वो प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन आधे गवर्नमेंट ओन्ड हैं, आधे प्राइवेट हैं, जो 2015 में आए हैं बेस्ड ऑन CPEC। अब उनका एक चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, वैसा है चाइनीज़ गवर्नमेंट, स्टेट एंटरप्राइज होती हैं, उनके साथ अपने मायदे किए हुए फॉर द डेट रीपेमेंट्स, चाइना डेवलपमेंट बैंक, साइनोशोर की वो है। तो अब उसमें से जब आपने खुद उसके ब्रेकअप दिया कि उसका कंपोनेंट अगर 1.6 ट्रिलियन में से तकरीबन ट्रिलियन तो होगा उसकी डेट पेमेंट, तो वो अगर जो इनका फॉर्मूला अगर हम लगा लें तो वो क्या बनेगा उसका, हाउ डू यू टेक, विल यू डिफॉल्ट ऑन दैट लोन? तो वो अगर जैसे 2015 में जो प्लांट लगे हैं, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि पुराने इनएफिशिएंट प्लांट हम बंद भी करेंगे ताकि उनको पैसे ना देने पड़े, तो फिर जो बिजली आपसे लेनी पड़ेगी उस पर टेक एंड पे पे अगर अदायगियाँ कर रहे हो, तो आपके ख्याल में एक फीजिबिलिटी आपकी नहीं बनती उस पर? नहीं, कैसे बनती है ना, हाउ डू यू नो, विंटर में डिमांड आ जाएगी 10,000 मेगावाट की, राइट, वो बंद कर देंगे प्लांट, जो CPEC वाले प्लांट्स भी हैं कि भाई डिमांड नहीं है, फिर उसकी पेमेंट कौन करेगा? वो लोन तो डिफॉल्ट होता है, आपको एवरी क्वार्टर रीपेमेंट करनी पड़ती है। सो ये कहना कि आज जब प्लांट लग गए, या आप शुरू से एडवर्टाइज़ करते कि जी मेरा ये इतने चाहिए, ये टेक एंड पे होगा, और इतने मिनिमम अगर है या नहीं है, कोई 50% है, 25% है या व्हाटएवर, वो उस हिसाब से फिर वेट करते।
जहाँ तक आप उसकी बात कर रहे थे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, अभी एक रिसेंटली 600 मेगावाट्स का गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज़ किया था सोलर प्लांट, उसमें एक बिड भी नहीं आई थी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। केई की अब एक बिड आई है सोलर की, जो बिफोर दिस IPP स्टार्टेड, पहला उन्होंने राउंड पहले किया था, उसमें हर प्रोजेक्ट के ऊपर 8 बिड्स आई थी। इसके ऊपर एक बिड आई है सिर्फ, जो सोलर का 600 मेगावाट का, नहीं दो अलग चीज़, 600 सोलर उस पर कोई भी बिड नहीं है, 0 बिड आई थी। के इलेक्ट्रिक अब एज एन IPP मोड में सही वो लेना चाह रहा है सोलर पावर। उसमें जो पहले 2 बिड्स थी जो बलूचिस्तान बेस्ड थी, उसके ऊपर 8 बिड्स आई थी, एंड जो लोएस्ट ऑब्वियसली गॉट देयर। सही। अब जो आफ्टर दिस प्रेस पब्लिसिटी ऑफ IPPs, देयर वाज ओनली 1 बिड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सही। और दूसरा जो ये इल्ज़ाम लगता है कि आप अपनी कॉस्ट जो है, इन्वेस्टमेंट अपनी ज़्यादा दिखाते हैं। जी जी, इसके अंदर कामरान ने भी जिक्र किया था, 2015 के अंदर द गवर्नमेंट, बिकॉज इट वॉज वेरी कीन टू दिस CPEC प्रोजेक्ट, उन्होंने नेपरा से कहा कि आप एक अपफ्रंट टैरिफ दें। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी रिसर्च की इंडिपेंडेंटली, उन्होंने कहा जी ये प्रोजेक्ट जो है लेट से 8 सेंट का होगा, 9 सेंट का होगा, उसमें कंपोनेंट्स है कि जी फ्यूल कंपोनेंट इतना है, कैपेसिटी इतना है, और उसमें आपको ऑप्ट करना था, यू कुड नॉट निगोशिएट, क्योंकि जो टैरिफ सेट होने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप कॉस्ट प्लस कर दें, जो पहले हुए हैं 2002 में, या आप कंपेटिटिव बिडिंग से, जैसे मैं आपको बताता था, या होता है अपफ्रंट, वी कॉल फीड इन टैरिफ। एक टैरिफ डिटर्मिन होता है, उसके अंदर आपने कर सकते हैं तो आप करें, अदरवाइज ना करें। सो दैट टैरिफ वॉज डिटर्मिन्ड इंडिपेंडेंटली बाय ए रेगुलेटर, जो कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने तो डिटर्मिन किया, इट वाज नॉट एन एप्लीकेशन, इट वाज सेड कि उन्होंने रिसर्च करके कहा कि ये टैरिफ होगा कोल टैरिफ के, तो इट वाज डिटर्मिन इंडिपेंडेंटली। अब इसमें किसी ने ज़्यादा खर्च किए, किसी ने कम खर्च किए, प्लस भी आपका है, माइनस भी आपका है। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट में कोविड आ गया, वी हैड अ कॉस्ट ओवररन, वी हैव टू अब्सॉर्ब। जी जी सर, ये तो जो बता रहे हैं कि IPP की बिड नहीं आई है, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ एंड अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इवन टुडे उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला कैपेसिटी पेमेंट है। 4.5 सेंट के जो विंड लगे हुए उनको टेक ऑफ नहीं मिल रहा, उसके बदले आप कह रहे हैं हम नया लगा लेंगे 3 सेंट का या 4 सेंट का। पहले टेक ऑफ कर लेना। कोयले का प्लांट लगा हुआ है बिन कासिम पे, आप उसका टेक ऑफ तो करें। मेरे ख्याल में तो जो टेंडर होना एक गलत चीज़ थी कि जब आपका कंट्री जो है वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम अ कैपेसिटी ओवर पेमेंट, जिसमें आपकी सस्ती भी है 4 रुपए जो ये कह रहे हैं, मगर है तो वो 8 सेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बाबा कहते रहे ना इस टर्म में, जब वो वापस आए, कि हमारी रिलायंस जो है इंपोर्टेड एनर्जी पर नहीं होनी चाहिए, वो इंपोर्ट पे नहीं होनी चाहिए ना। तो अगर आपके जो विंड बंद पड़े हुए हैं, जिनकी आप 4 सेंट का टेक ऑफ नहीं ले रहे, वो भी कोई हवा से ही चल रहा है ना, उनका भी रीपेमेंट जा रहा है। तीसरी बात जो इसमें, तो ये बहुत खुशी की बात है, मेरे ख्याल में IPP बिड ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, अभी जब तक हमारा ओवर कैपेसिटी नहीं खत्म हो जाए। दूसरे अपफ्रंट टैरिफ में ही सबसे बड़ा गेम था, यही गलत था। जो कंपेटिटिव बिडिंग दूसरे मुल्कों में 5 सेंट में लग रहे थे, वो हमारे 8 सेंट के लगे। फिर दूसरे क्या हमने कंपेटिटिव बिडिंग के साथ किया कि हमें 4,000 चाहिए या 40,000 चाहिए। किसकी थी? जैसे ये कह रहे हैं वो तो रेगुलेटर ने खुद जो है आके डिटरमाइन किया था टैरिफ। देखिए, अब 2 चीजें इन्होंने वायदे अगर गलत हुए थे तो किसकी गलती थी? मैं आपको बताऊं ना, दोनों चीजों की गलती। अपफ्रंट टैरिफ वाज अ शॉर्टकट मैकेनिज्म, जो 1,000, 2,000, 4,000 तक तो ठीक था, 20,000 लगाने के लिए 25,000 के लिए नहीं था, तो उसको स्प्रेड आउट कर सकते थे आप। नंबर 2, जो भाई कह रहे हैं कि जी कैपेसिटी, अगर हमें ये हुआ कि जितनी बिजली लें हम उतने ही पैसे मिले, तो अब हमें पता है हम दिवालिया हो जाएंगे, खून में जरूरत के बगैर लगा लिया हमने तो सिर्फ गवर्नमेंट की गारंटी पे बॉन्ड लगाया, हमें प्रोजेक्ट तो लगाया ही नहीं। दिस इन शॉर्टकट व्हाट दे वांट टू से कि जी हमें पता है कि सर्दियों में 10,000 होगा तो 50,000 का पैसा कौन भरेगा, हमें भर लो। मोटरवे बन गई है, उसमें लॉस है, तो शहर में जितनी गाड़ियां घूम रही हैं उन पे कैपेसिटी पेमेंट लगा दो। ये मोटरवे बन गई, आप जाते हैं या नहीं जाते? हमार क्या ओवरऑल, आपने तो दोनों का नुक्ता नज़र सुना है, समझा है, क्या सोल्यूशन नजर आ रहा है फिर इसका? सोल्यूशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो कह रहे हैं इसने गलत किया, उसने ये किया, उसने वो किया। सोल्यूशन इज मल्टी टीयर्ड, ठीक है। ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये डिस्कोर्स में सारी बात जो हो रही है ना, वो 1.5 रुपए की हो रही है। 55 फिलहाल 1.5 रुपए की ना, लेकिन जो गौर साहब बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि 10 रुपए का इम्पैक्ट। 2.8 ट्रिलियन दिस ईयर सर, and it will be 3.5 trillion next year, so that is the point. नेक्स्ट ईयर कितने भाई? इस साल के 30 जून को ये 2.8 ट्रिलियन हो जाएगा। इसमें जो है ना, कैपेसिटी पेमेंट क्या है? कैपेसिटी पेमेंट इज योर फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को आपने स्प्रेड आउट करना है। स्प्रेड आउट किस तरह करना है? ज़्यादा जनरेशन करके, ज़्यादा कंजम्पशन करके। अभी हम तकरीबन 106,025 गीगावाट आवर की कंजम्पशन है।
यही कंजम्पशन अगर इंक्रीज होगी, डिमांड हमें जनरेट करनी है। ये सोचते हुए ही तो लगाए गए थे प्लांट्स। नहीं, वैसे पाकिस्तान की जो साइकिल है वो विंटर्स में तो बिल्कुल आपकी डिमांड कम होती है, वो तो एक अलग इशू है, वो दैट इज, वो उस पे आई विल जस्ट कम टू दैट। वी नीड टू इंक्रीज आवर कंजम्पशन, ठीक है। वो ये ना, कॉस्ट को आप कंट्रोल करना, कॉस्ट को यहाँ से कम करो, वहाँ से कम कर लो, कॉस्ट कहीं और से फिर से आ जाएगी। यू हैव टू इंक्रीज योर कंजम्पशन, यू हैव टू इंक्रीज कंजम्पशन इन अ वे कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो स्प्रेड आउट। जैसे आपने खुद कहा कि मैक्रो से आप उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमी बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी, उसमें तो टाइम होगा, लेकिन फिलहाल क्या करें शॉर्ट टर्म में? फिलहाल बहुत छोटी चीज़ है जिस पर ऑलरेडी कुछ काम हो रहा है। एक सिंपल चीज़ ये होती है कि इंक्रीमेंटल कंजम्पशन, ये पैकेज हमेशा आता रहा और दुनिया भर में सक्सेसफुल रहा है। इंक्रीमेंटल कंजम्पशन किसी की अगर है, उसको आप डिस्काउंट पर यूनिट्स दे दें। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल का मतलब ये है कि अभी एक कैपेसिटी पेमेंट तो आपने एक प्लांट की दे दी ना, ठीक है। आप एक कोयले का प्लांट है किसी का भी, आपने कैपेसिटी पेमेंट दे दी, एक यूनिट, वो सिर्फ एक यूनिट साल का प्रोड्यूस करता है। अगर वो दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जा रही है। वो 200 यूनिट प्रोड्यूस करेगा और कम होगी। मार्जिनल कॉस्ट पे आपने बिजली सेल करना स्टार्ट करनी है टू इंडस्ट्रीज, तो जिसे कहते हैं ना इंटेंसिव यूजर्स, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। जब कंजम्पशन बढ़ेगी ऑटोमेटिकली उसका जो है, ये मुझे याद है जब हमाद अजहर वो पावर मिनिस्टर तो उसको किया था। सर मुझे करने देना फिनिश अभी, ठीक है। व्हाई विल नॉट वर्क लाइक दैट, मैं आपको बता देता हूं। तो उससे बेसिकली होगा ये कि फॉर एवरी 5% ग्रोथ इन कंजम्पशन, सीधे सीधे नंबर है, आप चेक करवा लें, आपकी जो कैपेसिटी, जो टैरिफ है वो तकरीबन 50 पैसे या 40 पैसे से कम होगा, ठीक है, सिर्फ 5%। अगर आप 2021-22 के लेवल पे भी जाते हैं, जब हमारी 125-130 गीगावाट आवर के पास थी, तो ऑटोमेटिकली 1.5 से 2 रुपए कैपेसिटी के आपके कम हो जाएंगे। अगेन यू नीड टू कम अप विद इंटरवेंशंस हियर, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के इंटरवेंशंस करके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। ये तो हमें पता है कि जी अगले साल 2.8 हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, सच इज लाइफ, यू हैव टू वर्क विद इट नाउ, ठीक है। और उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो भी डेट का है। डेट में आपके हाथ बंदे में बहुत मामूली जो है, आप जिसे कहते हैं ना, मैनूवरिंग की कैपेसिटी है उसमें। ये मैं बताऊं आपको कि हमारी 17% कंजम्पशन कम हुई है अगस्त में, उससे पहले मई में 27% कम हुई है, ठीक है। 15 सेंट के ऊपर आपकी बिजली की कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। आप किसी को कहें कि जी मैं इनको 6 सेंट की दे देता हूं, अगर वो कह रहे हैं मार्जिनल इंक्रीमेंटल भी दे तब भी कुछ फर्क नहीं। देखिए, जब आप किसी को देंगे ना इंक्रीमेंटल टैरिफ के, जी आप ये इंक्रीमेंटल बढ़ा लें, तो जो दूसरा आदमी फुल टैरिफ दे रहा होगा ना, जिसकी बेस पे आप उसको दे रहे होंगे टैरिफ, सबको दे रहे हैं ना इंक्रीमेंटल। जो आदमी पूरा चल रहा है उसके लिए तो इंक्रीमेंटल पूरा चल रहा है उसका अपना मसला है ना, जो नहीं चल रहा है। मतलब इनका यही है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस तरह बहाल किया जाए कि जो किसी तरह भी लॉस करके आज चल रहा है उसको टैरिफ ना दे, कोई बंद हुआ है वो टैरिफ देके चालू हो जाए, वो बंद हो जाए। मैं आपको दे दूं आसिफ साहब, एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। आई थिंक सो कि वी हैव कम टू अ पॉइंट कि 6 से 8 सेंट के दरमियान के अलावा मुल्क में कंजम्पशन बढ़ ही नहीं सकती। अगर आपसे 6 से 8 सेंट हो सकती है कीमत, मैं आपको नहीं हो सकती तो नहीं चल सकता। एक मिनट, आसिफ साहब तो ये कह रहे हैं इंडस्ट्री, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल आज से 1.5 साल पहले केयर टेकर सेटअप में गई और कहा आपके पास साउथ में जो बिजली है, जो अमार ने बात की, वो 14 रुपए का यूनिट, उस वक्त शायद 12 रुपए का था या 10 रुपए का था। हमने कहा आपको 27 रुपए में साउथ में देने में कोई एतराज़ नहीं, तो हमें जवाब आया कि हम तो आपसे 42 रुपए लेंगे। अब बात यह है कि अगर साउथ में मेरे पास एक्सेस जनरेशन है, 14 रुपए की बिजली का प्लांट बंद पड़ा है और मैं 22 रुपए और कभी तो मैं 35 और 40 रुपए का यूनिट चलाता हूँ, तो अगर साउथ वाले को मैं यूनिफॉर्म टैरिफ से निकल के दे सकता हूँ और अपनी कैपेसिटी पेमेंट का बर्डन किसी और को शिफ्ट कर सकता हूँ, तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने हैं। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है उस वक्त बैठे हुए एक साहब ने मिनिस्टर साहब के कान में कहा कि जी हम तो 42 रुपए से कम नहीं दे सकते। आज इस वक्त आपने 10,000 से ज़्यादा के पावर प्लांट साउथ में लगाए, जब लगाए उसमें न्यूक्लियर थे 2200, 3600 मेगावाट में से 2400 कोयले के प्लांट, इंपोर्टेड कोल थे 2400 वो थे। जितना हमने मिक्स लगाया वो सारा का सारा 2015 के सबक से था कि हम इंपोर्टेड फ्यूल पे रिलाई करते हैं। फिर हमने 5000 मेगावाट RLNG पे लगा दिया। जो सवाल मेरे जहन में आता है वो ये कि हम इस दुनिया से अलग क्यों हैं? या तो देखें हमने बहुत महंगे प्लांट लगाए और उसमें गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स गलत थे, या फिर आप लोगों ने कॉस्ट बढ़ा दी, या फिर जो है आपका मुनाफा इतना ज्यादा है इसलिए हम इतने महंगे। कोई तो रीजन है ना कि हम इतने महंगे इसलिए हैं कि हमने रिफॉर्म या ग्रोथ सिर्फ एक सेगमेंट में देखी, बाकी जगह क्योंकि मुश्किल काम था, एक मल्टी टीयर्ड काम था, डिस्को को, NTDC को। मसलन 2 साल से साउथ से नॉर्थ जो है सिर्फ आप 4000 मेगावाट ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या कसूर है? बहुत से प्लांट जो 4 रुपए की बिजली बनाते हैं, दे हैड टू बी शट डाउन ताकि वो 25 रुपए की बिजली ली जा सके, क्योंकि नॉर्थ से साउथ। दूसरी चीज़ जो इस वक्त लोग कंपेटिटिव मार्केट की बात करते हैं, हमने तो 18-20 साल ये काम किया है, देखा है
कि देखें, आइडल कैपेसिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ स्पिनिंग रिजर्व एंड एन आइडल कैपेसिटी। ये जो मार्केट रिफॉर्म की आप बात करते हैं कि कंपेटिटिव मार्केट आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिली की मिसाल ले लें, आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, आप कैलिफोर्निया मार्केट की ले लें, हर जगह एक और क्राइसिस आया है। तो हमें सोच समझ के इस तरफ जाना है। ये समझना, आज हम हमेशा से हर क्राइसिस में समझते हैं। आप कहते हैं सिंगल बायर मॉडल पे ही रहें? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये हमारे सारे मसाइल दूर कर देगा। मैं आपको दावे से कहता हूं कि 5 साल बाद जब हम होंगे तो ये दोबारा, और उसमें भी बाय द वे कैपेसिटी मार्केट एग्जिस्ट करती है, जो CTBCM जो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट कह रहे हैं उसमें कैपेसिटी मार्केट होगी। तो ये कैपेसिटी पेमेंट इंग्लैंड में भी है, दुनिया की हर मार्केट में है, उसके खदोखाल फ़र्क हैं। लेकिन बात यह है कि आज की मुश्किल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि जी डिस्को प्राइवेटाइज ना हो, बाकी चीज़ें ना हो, इसलिए हम कहते हैं कि बस IPP का मसला अगर हल हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन फेडरल मिनिस्टर ने कहा था कि हम जो है बाकी इश्यूज पे भी काम करें। मैं एक ब्रेक ले लूं लगारी साहब, मुझे पता है यू वांट टू ऐड समथिंग। एक ब्रेक के बाद, एक क्विक ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर पर और ख़ास तौर पे जो IPPs हैं, उनके मुनाफे, कैपेसिटी पेमेंट, इस पर हमने गुफ्तगू की है। मैं चाहूँगा वेस लगारी साहब, क्योंकि मुझे याद है पहले भी जब आप हमारे प्रोग्राम में आए थे और गौहर एजाज साहब ने ये बात करना शुरू की थी तो एक मामला ये आया और आप और फाइनेंस मिनिस्टर गए, चाइना भी गए, वहाँ पर भी बातचीत की। फिर एक ये इशू आया कि पाकिस्तान के जो अपने सरकारी जो IPPs हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, वो तकरीबन 40% लेके जाते हैं कैपेसिटी पेमेंट। और आपने मुझे याद है कहा था कि नहीं, हमारी सॉवरेन गारंटीज हैं। तो अब सॉवरेन गारंटीज तो बहुत सारे IPPs हैं, खासतौर पे जो 2015 के बाद लगे उनकी भी हैं। तो फिर अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी और अपना जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उसको कम नहीं करेगी तो फिर एक्सपेक्ट कैसे करें आप प्राइवेट सेक्टर से? शहजाद साहब मुझे 2 मिनट दीजिएगा, पीछे बहुत डिस्कशन। जी प्लीज उनको भी रिस्पॉन्ड करें। जी देखें, एक तो बगैर बिजली की कीमत कम किए हुए डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। पाकिस्तान में एक और मसला भी है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अनहेल्दी डिमांड है और बदकिस्मती से इन द पास्ट, चाहे वो 1988 हो, 1990 से लेके अभी तक, किसी भी स्टेज के ऊपर हमने लीस्ट कॉस्ट मेथडोलॉजी के ऊपर एनर्जी और पावर को अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड किया ही नहीं है। कभी भी कंपेटिटिव बिडिंग के प्रोसेसेस में नहीं किया। कभी पाकिस्तान इतना डेस्परेट होता था और कभी उतना डेस्परेट होता था। कभी रिस्क कंट्री का इतना होता था, दुनिया में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। हमारी रेगुलेटरी बहुत वीकनेसेस भी रह चुकी हुई हैं। जिन कीमतों के ऊपर अप फ्रंट टैरिफ्स दिए गए, वो कीमतें उस वक्त दुनिया के अंदर कंपेटिटिव नहीं थी। हाँ, जिन वक्तों के ऊपर आपने 14-14 सेंट की विंड दी, उस वक्त शायद पूरी दुनिया में 4 या 5 सेंट की विंड नहीं थी, लेकिन 14 सेंट से ज़रूर कम थी। आप तो पिछले रोने को रो रहे हैं ना। इन सारे एक्सपर्ट्स में से किसी ने कभी ये पूछा कि अगले जो 17,000 मेगावाट या 18,000 मेगावाट एक कमिटेड पावर हुकूमत, पिछली हुकूमतों ने कमिट कर चुके हुए हैं, वो किस कीमत पे किया है? भाषा डैम किस कीमत के ऊपर आने वाला है? वो बालाकोट डैम किस कीमत के ऊपर आएगा? अगले जो जितने भी हाइडल पार का जो खपत लोगों को पड़ा होता है, उसकी अप फ्रंट जो पहले 10-12 साल की कैपेसिटी पेमेंट्स ऐड होंगी, उसका क्या होगा? तो इस वक्त मिनिस्ट्री बहुत मैच्योरिटी के साथ तमाम चीज़ों को देख रही है। कभी किसी ने इनमें से आपको कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग कोड्स इंप्लीमेंट करवाओ ताकि ये जो अनयूजुअल अनहेल्दी स्पाइक इन डिमांड है तुम्हारे सेक्टर की, ये ठीक हो? आपको पता है इस वक्त 3,500 मेगावाट हमारी कैपेसिटी के अंदर सिर्फ साल में 150 घंटा चलता है, क्योंकि हम अयाश पसंद लोग, फर्ज करें अपने आप को सोचें, हमने बेस लोड के अंदर तो इंक्रीज कर लिया, स्पिनिंग रिजर्व्स और जो आपके पीकिंग प्लांट्स हैं उसके अंदर कभी इन्वेस्ट नहीं किया। तो हमारी ओवरऑल पॉलिसी के अंदर बहुत मेजर डिफेक्ट्स रह चुके हुए, जो आज ही पॉलिसी इंटरवेंशंस के अंदर बेहतर होने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी ये एक विंटर इंसेंटिव पैकेज, इंसेंटिव तो नहीं कहना चाहता, डिमांड मैनेजमेंट पैकेज कहूँगा मैं इसको, ये जो बात अभी इन्होंने की, कभी आज तक किसी हुकूमत ने 5 साल के लिए इसको अनाउंस किया है?
ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट अगले 5 साल के लिए 8 साढ़े 8 सेंट जितनी भी इंक्रीमेंटल डिमांड होगी उसके ऊपर असेस करके अपने ऑर्डर्स को फ्रेम करना शुरू हो और उनकी प्लानिंग करना शुरू करे। विंटर के अंदर इट्स एन अनयूजुअल कंट्री। इस वक्त आपकी 15 हज़ार मेगावाट की डिमांड स्पाइक करती है बिटवीन पीक डिमांड एंड ऑफ पीक डिमांड जी। No, and we have unfortunately catered for that in the form of base load, which is absolutely not affordable for any economy and the power sector. हमारी गैस की जो कीमतें हैं उसके अंदर मेजर फ्लॉ है। पावर सेक्टर को किस कीमत के ऊपर गैस मिलती है नहीं मिलती, कंज्यूमर को किस कीमत के ऊपर मिलती है, बहुत मेजर एनर्जी सेक्टर के अंदर फ्लॉज है जो इस वक्त एज वी स्पीक ये जो विंटर पैकेज की बात कर रहे हैं ये हुकूमत काम कर चुकी हुई है उसके ऊपर। लेकिन मुझे जरा की है जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग सब दोनों बातों को बताइएगा कि एक और चीज शहजाद भाई, मैं आखिरी एक बात कर लूं। आप कर ले फिर आई हैव अ क्वेश्चन एज वेल। I do not agree with the point of the IPPs as was expressed by an honorable professional right now. If they still, even after they renegotiate with us, they still would have made more money, much more money than they would have ever made in any economy in this world. I am 1000% sure that the negotiations that we are having with these people through the task force, it still will leave them much better off than they would have been in any country in the world. मुझे ठीक है वैसे मैं चाहता हूं इस पे जरा एलैबोरेट करें थोड़ा सा। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बात करना कि यहाँ कोई आएगा नहीं, मत फिक्र करें आप। इंशाल्लाह जो रिटर्न्स पाकिस्तान में लोगों को मिल रहे हैं आप लोगों को मिलते रह गए। अच्छा अवैध साहब, क्योंकि आपने कहा कि ये कोई यूनिलैटरली हम इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करेंगे, जो भी होगा बहुत बेहतर मिल रहे हैं। आपने कहा जो बिल्कुल नहीं करेंगे यूनिलैटरली। जी मेरा सवाल सुन लीजिएगा। This is for the assurance of future investors into this country. मेरे एक सवाल सुन लीजिए प्लीज। These people जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे जो ये खबरें अवैध साहब जो ये खबरें चल रही हैं और आप खुद भी कह चुके हैं कि 5 जो IPPs हैं जिनको हम टर्मिनेट करेंगे उसमें से 4 94 की पॉलिसी के और 1 2002 की पॉलिसी का है। इनका जो बैकलॉग है उसके हवाले से नेगोशिएशंस कहां तक पहुंची है? क्या वो दिया जाएगा या वो भी देखा जाएगा, इनके ऑडिट किया जाएगा कि कितना इन्होंने मुनाफा कमाया है कितना नहीं कमाया है? शहजाद साहब वो हमारी इंटरनल, आई एम श्योर ये लोग भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे बात करना, और मैं भी नहीं करना चाह रहा कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हम लोग अग्री करें, बट द कंट्री विल बी मच बेटर ऑफ once they are kind enough and they contribute towards this great nation। और मैं इनकी मेहरबानी समझूंगा, कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं है, कोई इनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है। इनको जो ऑफ़र किया गया था वो उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये 5 प्लांट्स की बात हो क्या रही है मैं आपको बताऊं। These 5 plants are not required in the system anymore. They're not required for the technical or system stability. They're not required for demand. Hence, we have sat down with our friends and are trying to mutually agree upon an understanding that will be better off for them and our great country. मुझे अवैध साहब एक चीज़ का जवाब दीजिए कि अभी तो ये 5 प्लांट को टर्मिनेट आप कह रहे हैं कि इनकी ज़रूरत है इसलिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा, फिर बाकी जो ये पुरानी पॉलिसी के तहत है उनसे आप टेक एंड पे पे जाना चाह रहे हैं, फिर ये आगे कहां तक जाएगा? क्योंकि इससे तो हमारे जो कॉस्ट का इंपैक्ट है वो नहीं आ रहा। फिर क्या आप 2015 की पॉलिसी वाले उन प्लांट्स को भी देखेंगे जो चाइनीज हैं, क्या उनसे फिर एक दरवाजा खुलेगा कि देखें हमने जो प्राइवेट सेक्टर जो है देख चुके हैं, 2015 वाले को भी देख चुके हैं शहजाद भाई। हाँ अच्छा, उनसे भी नेगोशिएट कर रहे हैं। प्रोफाइलिंग और कोल कन्वर्जन क्या है? नहीं, ये डेट प्रोफाइलिंग क्या है? ये उनके फाइनेंसेस के साथ और जो वो लेंडर्स हैं उनके साथ बातचीत का जो पिछले 2-3 महीने से आगाज किया हुआ है। हमने बैंक ऑफ चाइना के पास भी गए हैं, उनके लेंडर्स के पास, उनकी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। इस वक्त एज वी स्पीक वी हैव ऑलरेडी हायर्ड अ कंसल्टेंट विद इन चाइना जो हमें एडवाइस कर रहा है डेट रीप्रोफाइलिंग के ऊपर। एंड इन द वेरी नियर फ्यूचर यू माइट ऑल्सो सी some good amount of progress जो उसके ऊपर होगी। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं जरा गौहर साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। मैंने जब आपसे ये पूछा था और इस सोल्यूशन पे बात हो रही थी कि जो गवर्नमेंट के IPPs हैं और उनका जो कैपेसिटी पेमेंट है, आपने कहा सॉवरेन गारंटीज हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि शायद उस सॉवरेन गारंटी को नेशनल डेट में कन्वर्ट कर दें, यानी कि वो बिल में चार्ज नहीं होगा।
क्या इस हवाले से भी कोई नजरसानी की जा रही है? देखिए जी, 2-3 और चीज़ें हो रही हैं। एक तो टैक्स स्ट्रक्चर को भी बहुत थ्रेडबेयर देखा जा रहा है। दूसरा एक और जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि जितना भी पाकिस्तान के अंदर लोकल डेट है हमारा पावर सेक्टर का, चाहे वो सी पैक का हो या नॉन सी पैक का हो, उसको भी रीप्रोफाइल करने की ज़रूरत है। तो वो किन इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लिया गया है, उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, उसके जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पार्ट है, उसका जो डेट जी टेन्योर क्या है। तो हम लोग लोकल बैंक्स के साथ जितना भी हमारा डेट है उसको भी रीडू करने की कोशिश कर रहे हैं विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें लीड ले रही है। फिर आपका एक सेकुलर डेट है जिसका तकरीबन 2.5-3 रुपए पर यूनिट का DSS के सूरत में एक चार्ज आता है, उसकी भी हम रीप्रोफाइलिंग करके उसको हम नेशनलाइज कर सकेंगे कि नहीं, हम लोग उसको किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ठीक है। मुझे वैसा मौका दे, मैं जरा गौर एजाज साहब से भी सेक्युलर डेट को किस तरह पे थ्रू करके आते हैं। ठीक है, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स, बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं जो कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। गौहर साहब, आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दीजिएगा, और एक बात जो आपने कहा कि सबको टेक एंड पे पे लेके जाएं, तो यहाँ पे ये जो बात आई सामने वो ये है कि आपने ये प्लांट्स लगाए जिसकी वजह से आपकी जो जनरेशन फ्यूल कॉस्ट है वो इतनी कम हो गई है, और लेकिन जो इसका डेट कंपोनेंट है वहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे आप जो है हिट ले लें और वहाँ पे टेक एंड पे पे चले जाए। तो ये कैसे हो सकता है? आप बेनिफिट भी हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन उनको फिर जो डेट कंपोनेंट है वहाँ पे आप एक फाइनेंशियल हिट भी दे रहे हैं। सबसे पहले याद रखना चाहिए, हम पाकिस्तानी, जब हम ये जुमला बोलते हैं कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, पहले अपनी बैलेंस शीट देख लें। 2,000% रिटर्न लेके जा चुके हैं आप, 2000%। आपके जो जितने प्लांट्स 2016 से पहले वाले हैं सबका डेट क्लियर हो चुका है, उसके बावजूद आप 100% रिटर्न मांग रहे हैं और बोल रहे हैं अगर मुझे कहीं 100% रिटर्न ना दी तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे मालूम है आपने डिफरेंट फोरम्स पे भी हमारे प्रोफेशनल्स ये बातें कर रहे हैं, मैं फिर कहूँगा, देखें हमें मालूम है, आपको जैसे अभी लगारी साहब ने भी कहा, सबको मालूम है कि जो अपफ्रंट टैरिफ हुए, क्या ये बोला गया था आपको अपफ्रंट टैरिफ में कि जनाब $120 मिलियन का प्लांट है जो दुनिया में एक्चुअली 60 का मिलता है, आप $60 मिलियन फी प्लांट बाहर रख लें और वो बाहर रख के यहाँ पे प्लांट लगा दें क्योंकि रेगुलेटर ने यहाँ पे 14 सेंट का टैरिफ दिया था? क्या ये कहा था हुकूमत पाकिस्तान ने? आप प्रोफेशनल्स थे, आप क्यों नहीं गए पाकिस्तान में कि जनाब ये टैरिफ नहीं बनता, ये $120 मिलियन में नहीं लगना चाहिए प्लांट, ये तो प्लांट ही 60 मिलियन का है। आपने मुल्क को जो है ओवरलोड कर दिया, मुल्क के ऊपर कर्जे लगा दिए, आप ही प्रोफेशनल्स थे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आज पाकिस्तान को दोबारा से हमें रीबेस करके हमें लेके चलना है पाकिस्तान को। ये तब तक नहीं चल सकता जब तक कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर ठीक नहीं है। आप क्यों बड़ी अहम बात करें, पहले मैं गौर साहब ये आप कह रहे हैं कि हम ये बोलें कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा शहजाद, हम ये बोलें कि पाकिस्तान जो है वो कौन इन्वेस्ट करेगा, हम अगर जो है हमें 2000% रिटर्न के बाद सालाना 100, अरे ये सोचो भाई 60 रुपए का यूनिट कर दिया है हमने डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, इंडस्ट्री के लिए 16 सेंट का हमने एक टैरिफ कर दिया, 80 रुपए हमने जो है फार्मर का कर दिया है, और आप कह रहे हो एक आदमी को 60 रुपए यूनिट दे दो। एक आदमी कह रहा है मुझे 60 रुपए कैपेसिटी दे दो, मेरा 16% पे चलता है, मुझे 26,000 करोड़ दे दो, बनता मेरा 5,000 है, मुझे 26,000 दे दो। भाई पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करो। पाकिस्तान का ये एनर्जी सेक्टर इस वक्त, पाकिस्तान का ये एनर्जी सेक्टर इज बिकम सिक, लेकिन गौर साहब just because of these decisions and I hold these professionals responsible for it। लेकिन गौर साहब मैं इनसे जवाब इसका जरूर लूंगा क्योंकि आपने बात की, लेकिन देखें यहाँ पे तो ये हर बिजनेसमैन ये बात करता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, आप हो या आसिफ साहब हो, टेक्सटाइल के हवाले से चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ रही हो या कहीं और आप कंपेटिटिव नहीं रहते अगर करेंसी की वजह से भी, तो आप भी ये कहते हैं ना कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ना शेक करें, जो भी मुआहिदा है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें। ये तो हर इन्वेस्टर बात करेगा ना शहजाद, हाँ ये बात करेगा कि हमें एक पॉलिसी दे दें जिसके तहत हम मुल्क में का, नहीं तो बंद हो गई सनतें, हमने बंद कर दी। क्या हम कह रहे हैं कि हुकूमत हमें कैपेसिटी पेमेंट दे? जाएं जाके एक आदमी से जिससे 5,000 रुपए का बिल नहीं मिलता, उसकी जो है बालियां और उसकी चूड़ियां बिकवा के हमारे को पैसे दे। क्या ये बोलते हैं हम लोग? ये बोल रहे हैं ये लोग एनर्जी वाले कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपए दे दो, मेरी बिजली जो है मैं बिजली 40% बना रहा हूं, उसमें से 80,000 करोड़ की बिजली दूंगा, 1,20,000 करोड़ मुझे चाहिए। अपनी बालियां बेचो, अपनी कंगने बेचो, अपने घर के सामान बेचो, लेकिन मुझे पैसे दे दो, मुझे 26,000 चाहिए। क्या ये बोलते हैं कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट? लेट देम रिस्पोंड टू दिस। कामरान साहब पहले आप से कहना पड़ता है, गौहर साहब ये कह रहे हैं, अगर हमने हमेशा से ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के बहुत से इदारे हैं, अगर किसी ने इस तरह का गलत काम किया है तो
तो हम बजाते खुद कह रहे हैं कि आप उनको पीनलाइज करें, आप उनको जो भी क्रिमिनल रेगुलेटर अगर ये टैरिफ दे रहा था तो फिर आप एज ए प्रोफेशनल क्यों नहीं गए? पे ये सारी बातें मफरूज़ों पे करनी और सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना, इसको साबित कर दें, फोरेंसिक कर लें। अगर इनको पता है कि किसी ने 60 मिलियन का 120 लगाया है तो ये कर दें। 2020 की जो रिपोर्ट है, जब हमने कहा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कर लें, मैं आपको बताऊं एक फैक्ट होता ये है कि हम सारे IPPs जब लगते हैं, मैंने पहले भी कहा कि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो हमारे पे पेनल्टी लगाई जाती है, और बहुत सी ऐसी पेनल्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल और लोकल आर्बिट्रेशन में जाती है। आई टेल यू द फैक्ट कि 95%, मेरा ख्याल है 1 या 2 शायद उनके हक में फैसला हुआ है, बाकी तमाम तर ये हुस्न इत्तफाक है कि इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर भी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे देता है क्योंकि उसको पाकिस्तान पसंद नहीं है। हमारे जैसे प्रोफेशनल पाकिस्तान में आके 18-18, 20-20 साल इसी मुल्क में काम किया है। हम में से कुछ ने वो नेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है। मैंने आपको बताया है, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो टीवी पे एक बहुत मायानाज साइंसदान बैठ के कहा करते थे कि ये थर कभी नहीं लगेगा, और हम लोगों ने डे इन डे आउट उस पर काम किया है। देखें, बात यह है कि ये इल्ज़ाम तराशी करना और बड़े बड़े नंबर्स लोगों को देना, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज आप के इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर को बुला के पूछें 20 साल में, हम उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, उसकी सर्विस पे भी करते हैं, कि अगर आप अपने सर्विस पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं, बट उसके इन्वेस्टर ने 1 रुपया नहीं कमाया। जब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके एनुअल स्टेटमेंट्स देखें तो आप 2000% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उस पर आप जितनी पेनल्टी ले लें रेगुलेटर ने आपको लगाई हो, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं 2000% आपने मुनाफा कमाया। 2000 इनका वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड है ना। हम तो कहते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट अपॉइंट कर लें आप। इट्स नॉट ट्रू, फैक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू बिकॉज़ ये तो मोहम्मद अली की रिपोर्ट जिस पे आप कह रहे हैं कि हुआ, तो उसमें भी दिखा था 20 गुना। देखें, बात ये है कि आप जब डॉलर में कोई चीज़, हाउ डिड हबको स्टार्ट? एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर आया, उसने आके इन्वेस्ट किया, वो एक्चुअल डॉलर्स लेके आया। वर्ल्ड बैंक ने आपको पूरा प्रोग्राम दिया। ये जो आज कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, उस वक्त भी आपको बॉयलर प्लेट इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने बना के दिए, किसी लोकल इन्वेस्टर ने नहीं किए। और ये जो नंबर्स कोट किए जाते हैं, ये बड़े बड़े नंबर्स करके लोगों को गुमराह करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि अगर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती तो कर देनी चाहिए थी ना। वाई वुड यू एक्चुअली हैव अ कॉन्वर्सेशन विद एनीवन? बिकॉज मैं ये समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी, किसी भी बंदे ने, हाँ वो मेरा ही एम्प्लॉयर क्यों ना हो या मेरी ही कंपनी क्यों ना हो, अगर उसने गलत काम किया है तो हमारे में कम अज कम इखलाकी जुर्रत है। वी विल से इट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। बट ये कहना कि आप इंडस्ट्री में 107 हैं, उनमें से किसी एक की मिसाल लेके आप पूरे के पूरे सेक्टर को, उसके प्रोफेशनल को विलिफाई करना इज नॉट अ गुड ओमन। अगर ये क्लेम गलत है कि 2000% कमाए, तो फिर क्योंकि आपको लिस्टेड कंपनी, मैं दावा करता हूं कितना परसेंट होगा, क्या परसेंटेज? 15% हमें गारंटी किया गया था। अगर मैं आज तक देखूं तो 15% बनता है। ये मेरे साथ बैठ जाएं, किसी इंटरनेशनल कंसल्टेंट को बिठा लें। 15% तो एनुअल है ना, ओवर द इयर्स कितना बन जाता है? 15% वही बनेगा। नहीं, वही बनेगा, 15% ही बनेगा। अगर आप उसको 27 साल पे देखेंगे तो वो वही बनेगा। जिस तरह रुहेल ने कहा, मसलन हमें $450 मिलियन की कॉस्ट मिली फ्रॉम नेपरा, $520 मिलियन मैंने इन्वेस्ट किए, लेकिन मुझे नेपरा 450 देगा, तो उसका सारे का सारा कोविड का नुकसान मेरा खुद का नुकसान है। देखें, ये चीजें कहनी बड़ी आसान है, टीवी पे बैठ के कह देते हैं आप, लेकिन इनको साबित करना, अगर ये साबित हो सकती थी तो साबित कर देते हैं। योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। देखें जी, जो गौर साहब ने कहा ना अबाउट शहजाद, इसमें मैं एक जरा रोहित साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर आता हूं। गौर साहब, गिव मी अ मोमेंट, मैं जरा रोहित साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ी अच्छी बात कामरान कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके साथ। गौर साहब जो बातें कर रहे हैं शहजाद, मैं आता हूं आपके साथ। गौर साहब, मुझे एक जरा मैं बता, मैं चाह रहा हूं रोहित, एक सेकंड शहजाद, 1 मिनट इसमें ऐड कर लें। जी जी। जामशोरो का प्लांट लगा, वो $500 मिलियन पर मेगावाट लगा। $822 मिलियन कॉस्ट है सर, चेक कर लीजिएगा। $822 मिलियन कोयले के प्लांट 1.5 बिलियन, आपके प्लांट $1.5 मिलियन पर मेगावाट लगे। एक प्लांट वही कैपेसिटी का 600, एक प्लांट वही कैपेसिटी का 2 बिलियन, जिससे मर्जी फोरेंसिक और ऑडिट करवा लीजिए। वही 7 मिलियन का लगा, वही 6 महीने बाद $120 मिलियन का लगा, उसका भी फोरेंसिक करवा लें। वही HFO के पावर प्लांट $500 में लगे या $1 मिलियन पे लगे, उसका भी फोरेंसिक ऑडिट करा ले। गौर साहब, मुझे मौका दे, मैं जरा रोहित साहब को पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर मुझे क्लोज भी करना है इसको। 2-3 सेपरेट चीज़ें उन्होंने बात की। एज फार एज जो उन्होंने विंड की एग्जांपल दी ना, आप दुनिया भर में देख लें, विंड, सोलर, उनकी टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली गई, उसकी इकॉनमीज ऑफ स्केल आती गई। हमारे यहाँ भी अगर आज 4 सेंट का लगा है, उस वक्त 14 सेंट का लगा है, तो दुनिया में भी यही था। इसका मतलब ये नहीं है कि इन अ डिक्लाइनिंग मार्केट आप रेगुलेटर को तो फॉल्ट कर सकते थे कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, के अगले साल थोड़ी कम हो गई तो आप रेगुलेटरी प्राइस कम कर देते। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने 50% चोरी कर ली। ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है।
जहाँ तक कोल की बात है, ये थरो रिसर्च की बात है। जो जामशोरो की बात कर रहे हैं, जामशोरो वॉज $593 मिलियन की EPC कॉस्ट थी। टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये EPC देख रहे हैं, क्योंकि जब दूसरे प्रोजेक्ट लगते हैं उसमें साइनोशोर की फ़ी होती है, उसमें इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होती है 800 मिलियन, तो वो तकरीबन 1.4 मिलियन की थे, बाकी किसी की 1.4 1.5 होगी। तो डिपेंड EPC जो कॉस्ट होती है वो दुनिया भर में डिमांड सप्लाई से चेंज होती है, स्टील की प्राइसेस पे चेंज होती है। तो ये माइनर फ्लक्चुएशंस को कैन नॉट बी अ बेसिस टू से कि जी चोरी हुई है इसके अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का। लगारी साहब आपका भी जी लास्ट मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे भाई ने कहा कि जी हम फल तो खाना चाहते हैं, पैसे नहीं देना चाहते, वो बात है। हम उस फल के पैसे देना चाहते हैं जो हम खा रहे हैं। अगर 4 रुपए की बिजली थर के कोल से मिल रही है, उसकी कैपेसिटी हम देंगे, मगर एक फर्जी जो 4 सेंट की बिजली से बनना था उसकी फॉर्म नहीं देना। सही। चलें, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। लगारी साहब और गौहर जाज साहब आपका भी शुक्रिया। आप देखें यहाँ पे एक बात तो कंसेंसस है कि पाकिस्तान में बिजली महंगी है, इसको कम कैसे किया जाए, इसकी कीमत कम कैसे की जाए, उस पर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। ये समझते हैं कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्कोज है वो मसला हल नहीं किया गया, तो आप कैपेसिटी पेमेंट को बार बार डिस्कस कर लें, रीनेगोशिएट कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हुकूमत और गौहर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपने सुना, वो समझते हैं कि सब्सटैंशियल टैरिफ जो है वो डिक्लाइन हो सकता है अगर इस कैपेसिटी पेमेंट इशू को हम हल कर लें। प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।